Hello everyone. Firstly, I would like to thank CA Amit Punani ji, Chairman of the Faridabad branch, and CA Harsh ji, Secretary of the Faridabad branch. Myself, CA Yogita Baveja. Welcome you all on my topic, job work provision under GST. Okay, I will share my screen with you. I'm audible to all? Yes, yes. Okay, fine. Okay. Wait a minute. Okay. Yeah, today my topic is job work provision under GST Act. As you all know कि ये टॉपिक अर्लियर रिजम एक्साइज में भी एग्जिस्ट करता था, जो अब यहाँ जीएसटी में भी है, बट इसमें कुछ चेंजेस है और आज हम इसे डिटेल प्रोसीजर हम इसका अंडरस्टैंड करेंगे. या सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि जॉब वर्क है क्या, जॉब वर्क की डेफिनेशन में क्या कवर होता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 हमें जॉब वर्क की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली. इसमें मेन जो फोकस वर्ड है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से, ट्रीटमेंट और प्रोसेस. अब ट्रीटमेंट और प्रोसेस इट कैन बी मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और एनी अदर ट्रीटमेंट भी हो सकता है. इट्स अ मेजर चेंज. जो अर्लियर जो रिजम में एक्साइज में हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को कवर किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर जो हमारी 214/86 हमारी नोटिफिकेशन थी, एक्साइज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कवर थी जॉब वर्क में, बट जीएसटी में इसका स्कोप जो है इज मच वाइडर देन द एक्साइज ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. अब इसमें देखते हैं कंक्लूड क्या होता है. मतलब हु इज जॉब वर्कर, हु एग्जीक्यूट सच जॉब वर्क मींस हु एग्जीक्यूट द ट्रीटमेंट और प्रोसेस. हेलो वेट मैम आप अनम्यूट करो सबको, पहले Yes. म्यूट करो मैम सबको. ओके सर, ओके ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास. ओके यस ओके फाइन. वी आर हियर. हम जॉब वर्क की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे. हु इज जॉब वर्कर, हु एग्जीक्यूट सच जॉब वर्क. जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, वो हमारा जॉब वर्कर है. प्रिंसिपल, अ रजिस्टर्ड पर्सन, फोकस ऑन दिस वर्ड, अ रजिस्टर्ड पर्सन. ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी अ प्रिंसिपल. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेंड गुड्स फॉर जॉब वर्क, वो हमारा प्रिंसिपल है. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, जॉब वर्क डेफिनेशन इन जीएसटी इज मच वाइडर देन वन इन अर्स्टवाइल लॉ जो हमारी एक्साइज में थी, क्योंकि एक्साइज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को कवर किया गया था जॉब वर्क में, नोटिफिकेशन नंबर 214/86 में. नाउ वी प्रोसीड. अब ये पार्टीज इन्वॉल्व इन जॉब वर्क प्रोविजंस. ये जॉब वर्क प्रोविजन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, हमने देखा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है और जॉब वर्क इन्वॉल्व है. अब फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सेंड करता है क्लॉथ्स, वो क्लॉथ सेंड करता है जॉब वर्क को टू मेक टेक्सटाइल, और जो जॉब वर्कर है वो उसका टेक्सटाइल आर्टिकल बनाता है, राइट. इसमें क्वेश्चन उठा, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल जॉब वर्क प्रोविजन में आने के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए. इफ द प्रिंसिपल इज अनरजिस्टर्ड तो जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो जॉब वर्क प्रोविजन में फॉल नहीं करेगी, वो जॉब वर्क प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले पाएगी अगर प्रिंसिपल हमारा अनरजिस्टर्ड है. दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. अब बात आती है कि प्रिंसिपल तो हमने बात कर ली,
कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब जॉब वर्क मे बी रजिस्टर्ड और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। अब देखते हैं उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कब होती है। अब जॉब वर्क को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और स्पेशल स्टेट्स के अंदर 10 लाख से वो एक्सीड करती है, तभी ही जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना नेसेसरी है, राइट। अब बात करते हैं इवन व्हेन इन डिफरेंट स्टेट। दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन है जॉब वर्क प्रिंसिपल की ही स्टेट में है और एक की जॉब वर्क जो है वो अदर स्टेट में है, तो भी क्या उसे रजिस्ट्रेशन के लिए ये एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख की उसको ये मतलब एग्रीगेट टर्नओवर के बाद ही या जब इससे एक्सीड करेगी तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है। यस, बिकॉज नोटिफिकेशन नंबर 10 2017 आईजीएसटी की हमें ये कहती है कि जो इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी ये 20 लाख और 10 लाख की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल है। इसका मतलब जॉब वर्क बेशक वो विद इन अ स्टेट हो या आउटसाइड स्टेट हो, उसको रजिस्ट्रेशन उसकी जब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगी 20 लाख और 10 लाख से, तो ही उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। पहले आपके लेक्चर्स में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस हो गई होगी, तो मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, राइट। हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब वर्क। अब हमारे कौन कौन से सेक्शंस जो हैं, कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे हमारे इसमें जॉब वर्क के लिए आपको पढ़ने हैं, आपको इनको देखना है। सेक्शन 19 बात करता है टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। ये आईटीसी की आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक आपको मटेरियल बता रही हूँ जो जॉब वर्क प्रोविजन के लिए आपको रेफर करना है। रूल नंबर 45 हमारा कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंट टू द जॉब वर्कर। अब रूल सेक्शन नंबर 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें जॉब वर्क प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 20 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट भी हमारा क्या बताता है। सेक्शन 20 ऑफ द आईजीएसटी ये कहता है कि जैसे ही जो प्रोविजंस हमारे सीजीएसटी एक्ट में जॉब वर्क से रिलेटेड है, प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब वर्क आल्सो एप्लीकेबल इन आईजीएसटी एक्ट, वो इंटर स्टेट हमारी उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, राइट। आगे हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एक सर्कुलर आया हुआ है, सर्कुलर नंबर 38/12/2018 डेटेड 26 मार्च 2018। ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है हमारा इश्यूज जो भी हैं रिलेटेड टू जॉब वर्क। इन सबको कंपाइल करके मैंने कोशिश करी है कि आपको इजीली हम पूरा जॉब वर्क प्रोसीजर जो है वो आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझाने की। लेट्स सी जॉब वर्क प्रोसीजर है क्या। अब आप सब जानते ही हैं कि जॉब वर्क प्रोसीजर के अंदर जो है हमारी 3 पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। 3 पार्टी नहीं, सॉरी 2 पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जो है प्रिंसिपल और जॉब वर्क, राइट। जॉब वर्कर 1 और 2 के आगे रेफरेंस आपको पता चल जाएगी मैंने क्यों ली है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिंसिपल सेंड करता है इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स अंडर इंटीमेशन। इंटीमेशन के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटीमेशन। अंडर इंटीमेशन वो सेंड करता है जॉब वर्कर को, राइट। और क्या ये सप्लाई है, सर्कुलर क्लैरिफाई करता है इट्स नॉट अ सप्लाई व्हेन वी फॉलो द सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है हमारी सेक्शन नंबर 143 के अंदर, ये सप्लाई नहीं है, हमें इस पे टैक्स नहीं देना, राइट। अब एक और केस हो सकता है, एक तो प्रिंसिपल ने पहले परचेज किए हुए गुड्स को जॉब वर्कर को सेंड करे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वेंडर जो है जिससे प्रिंसिपल ने परचेज करना था, वो उससे सीधा डायरेक्ट सप्लाई हमने किसको कर दी, डायरेक्टली शिप टू कर दिया हमने जॉब वर्कर को, जो आप बिल टू शिप टू मॉडल पहले भी क्लास में समझाया जा चुका होगा। अब बात आती है इसका बिल टू किसको जाएगा, प्रिंसिपल को। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर वेंडर ऑफ अ प्रिंसिपल हमारा मुंबई में है,
ठीक है, राइट। और जॉब वर्कर हमारा है पुणे में, राइट। और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है हमारा दिल्ली में। क्या क्या हम मुंबई से लेके पहले माल को दिल्ली मंगवाना, इज इट बेटर? कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी कि हम पहले मुंबई से अगर माल को पहले दिल्ली मंगवाएं और दिल्ली से फिर हम उसे वापस पुणे भेजें, ठीक है, राइट। अब सप्लायर जो वेंडर है जो उसका मुंबई में बैठा है वो डायरेक्टली शिप कर सकता है जॉब वर्कर को, कहाँ पे? सीधा पुणे में, राइट। पुणे में शिप कर सकता है। और बिल टू कर सकता है हमारा वो, बिल टू वो कहाँ कर सकता है? बिल टू हमारा कर सकता है वो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को वो बिल टू कर सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रोविजन का सेक्शन 19 मैंने बात करी। यस, सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड। मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और उन्हें अनम्यूट करती हूँ एक बार, राइट। यस, आई एम अनम्यूटिंग। ये दो बच्चों ने रेज हैंड किए हैं, एक नीरज कुमार झा ने। आई एम अनम्यूटिंग। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और प्लीज मेरे को क्वेरी बताइए। व्हाट्स योर क्वेरी? और एक सनी जिंदल जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। ओके, आई विल टेक द क्वेश्चन एट द एंड। मैं अपने आगे लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ, राइट। यस, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि गुड्स या तो वो प्रिंसिपल सेंड कर सकता है जॉब वर्कर को, और वेंडर जो है, वेंडर ऑफ अ प्रिंसिपल, सप्लायर ऑफ अ प्रिंसिपल क्या कर सकता है? जो अभी हम बात कर रहे थे कि सप्लायर मुंबई में है, जॉब वर्कर पुणे में है, प्रिंसिपल हमारा दिल्ली में है, तो वो मुंबई से डायरेक्टली शिप कर सकता है गुड्स को पुणे के अंदर, राइट। शिप टू, इसके अंदर क्या होता है? एक इनवॉइस रेज किया जाता है। इनवॉइस में दो पार्टीज के नाम होते हैं। बिल टू तो जाता है प्रिंसिपल का जीएसटीएन शो करके, उसका एड्रेस शो करके, और जो हमारा वो होता है प्रिंसिपल का शो करके, और बाकी जो शिप टू किया जाता है, शिप टू किया जाता है उसे जॉब वर्कर को डायरेक्टली पुणे के अंदर, राइट। अब इसमें ई वे बिल का भी शायद आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं थोड़ा पहले इसके ऊपर, अर्लियर जब नया नया जीएसटी आया था तो दो ई वे बिल बनाने को कहे गए थे। एक जो प्रिंसिपल डायरेक्ट बनाएगा, प्रिंसिपल अपने चलान के बेस पे ई वे बिल बनाता था, और एक सप्लायर वेंडर जो है वो जॉब वेंडर जो है वो प्रिंसिपल पे। और अब यहाँ पे क्या है कि एक ही ई वे बिल जिसपे दोनों पार्टीज के नाम होंगे, बिल टू वाली पार्टी का भी, शिप टू वाली पार्टी का भी, एक ही ई वे बिल से हमारा काम चल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या है। ये प्रोसेस की बात जो हो रही है, ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा अगर वेंडर वाला, बिल टू शिप टू वाला, तो भी जो प्रिंसिपल ने चलान रेस करना होता है, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो रूल नंबर 45 के अंदर बताया गया है कि जब भी आप गुड्स सेंड करेगा प्रिंसिपल जॉब वर्कर को, वो चलान के साथ सेंड करेगा। इसमें मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, 3 कॉपीज ऑफ चलान बनाई जाती हैं। 2 कॉपीज जो है वो प्रिंसिपल अपने माल के साथ जॉब वर्कर को सेंड कर देता है, 2 कॉपीज ऑफ चलान उसके साथ सेंड करता है वो चलान। और ये वाला जो बिल टू शिप टू के अंदर भी, इट डजंट मीन कि माल सीधा जॉब वर्कर के पास पहुंच गया तो चलान नहीं इशू करना, नहीं, चलान प्रिंसिपल को इशू करना पड़ेगा टू कंप्लीट देयर ट्रांजैक्शन।
उसको अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए चालान इशू करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ चालान की। ये रूल नंबर 55 में प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। डेट एंड नंबर ऑफ द डिलीवरी चालान, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी अगर वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड। तो जीएसटीएन अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप उसको वहां पे मतलब मेंशन करना जरूरी है। एचएसएन ऑफ द गुड्स का एचएसएन आपको सेंड करना है। क्वांटिटी जो है प्रोविजनली, अगर जब एग्जैक्ट क्वांटिटी अवेलेबल ना हो तो प्रोविजनल ले सकता है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट एंड द टैक्स अमाउंट, ये भी आपको मेंशन करना है अपने चालान के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट, जब इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो ही पीओएस का होता है कि हमें ध्यान देना है, और सिग्नेचर उसका है। अब ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डिलीवरी चालान की 3 कॉपीज बनती हैं। 2 कॉपीज माल के साथ जॉब वर्कर के पास चली जाती है और 1 कॉपी रिमेन्स विद द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ इनपुट नहीं, प्रिंसिपल इनपुट नहीं, इनपुट के साथ कैपिटल गुड्स, इनपुट के साथ नहीं सॉरी, इनपुट भी सेंड कर सकता है और कैपिटल गुड्स भी सेंड कर सकता है, और सेमी फिनिश गुड्स भी वो सेंड कर सकता है। उसे सेमी फिनिश गुड्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी वो क्या कर सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी वो जॉब वर्क करवाने के लिए वो भेज सकता है। राइट अब हम बात करते हैं आगे। अब इसके अंदर सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 हमें कहता है कि प्रिंसिपल जो है, जो मटेरियल उसने सेंड किया जॉब वर्कर को, जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं पे किया, जो हमारी ओरिजिनली इनिशियली स्टेज पे वो सप्लाई भी नहीं है, तो क्या उस इनपुट के ऊपर, उस सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर, उस कैपिटल गुड्स के ऊपर क्या वो आईटीसी ले सकता है? यस, प्रिंसिपल कैन take the ITC on input or capital goods sent, or even when directly sent to the जॉब वर्कर। वो डायरेक्टली सेंड करेगा जॉब वर्कर को तो भी वो एलिजिबल है आईटीसी लेने की, ये हमारा सेक्शन 19 कहता है। एक कंडीशन सेक्शन आईटीसी वाले लेक्चर में आपने पढ़ी हो गई, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B की, कि आईटीसी लेने के लिए गुड्स रिसिप्ट होने जरूरी हैं। अब गुड्स तो रिसिप्ट हुए डायरेक्टली वाले मॉडल के अंदर जॉब वर्कर को, और क्या उस टाइम भी प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है? यस, प्रिंसिपल कैन टेक द आईटीसी नॉटविथस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 16 टू सबसेक्शन बी के अंदर। अभी हम 2 मिनट पॉज करते हैं, क्या किसी की क्वेरीज हैं तो वो ले ले। मैम प्लीज इनेबल माय चार्ट टू एवरीवन, मैम प्लीज इनेबल माय चार्ट टू एवरीवन। प्लीज आप पहले मुझे बताइए कि क्या किसी को चार्ट नहीं दिखाई दे रहा? इस ऑल क्लियर? क्या मेरा चार्ट जो मेरी पीपीटी है वो सबको दिख रही है? It is visible, ma'am. Okay, then I will not take your this kind of queries, so please don't disturb it like this. Okay, okay. या एक क्वेरी है कि इन ई-वे बिल, हु विल इशू ई-वे बिल इन बिल टू शिप टू मॉडल? vendor is the responsibility, who caused the movement is liable to issue e-way bill. अगर वो इशू नहीं करता तो प्रिंसिपल भी इशू कर सकता है वो। ओके When principal take the ITC, जब बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर ITC कब लिया जाएगा? जब गुड्स जो है जॉब वर्कर के पास पहुंच जाएंगे तब ITC प्रिंसिपल ले सकता है। इफ गुड्स सेंड डायरेक्टली टू अ कस्टमर वाया जॉब वर्कर, इवन दो, प्लीज ये नो मैम रिपीट, प्लीज ऐसी क्वेरीज नहीं, प्लीज एक क्वेरीज आप रेज करिए, आप प्लीज वो नहीं करिए। Ma'am, please also tell how to make delivery चालान and from where. How to make delivery चालान? Delivery चालान का कोई भी फॉर्मेट as such फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट आप खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं।
एक मिनट, मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पर्टिकुलर्स ऑफ चालान रूल नंबर 55 बताता है, आप उसको जैसे मर्जी अरेंज करके, जैसे एक इनवॉइस रेज होता है वैसे ही एक चालान रेज होता है, बस उसकी हेडिंग होती है डिलीवरी चालान। ओके, तो इसका लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि कोई फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट नहीं है। तो उस चीज में नहीं चाहिए कि फॉर्मेट कोई गवर्नमेंट से मतलब रूल्स या कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है, वो आप खुद से अरेंज कर सकते हैं। मैम, इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन is 40 lakh limit also applicable? Yeah, 40 lakh is limit is applicable, equally applicable in case of goods. Yeah, it's a good point. But generally we say it 20 lakh, that's why I mentioned there. Ship में तो जॉब वर्कर के पास से गुड्स रिटर्न नहीं हुए जो क्रेडिट लिया, ये अभी आगे प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस होगा, राइट? अभी मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ क्वेरीज हैं। राइट, व्हेन प्रिंसिपल शैल टेक आईटीसी, इसकी हो गई है क्वेरी आपकी सॉल्व। इफ गुड सेंड डायरेक्टली टू द कस्टमर इवन दो कैन, मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, क्वेरीज आपकी लास्ट में लेते हैं, राइट? ओके, जॉब वर्क चालान का कोई फॉर्मेट नहीं है, आप ये जो पर्टिकुलर्स है इसको अरेंज करके चालान प्रिपेयर हो जाता है। ओके, ये अब डिस्कस हो गया है। सेक्शन 19 जो है एलिजिबल टू टेक, सेक्शन 19 के थ्रू आप आईटीसी प्रिंसिपल लेने को एलिजिबल है। एक क्वेरी ये रेज की गई थी कि जब बिल टू शिप टू मॉडल में कब आईटीसी लिया जाएगा, जब गुड्स जॉब वर्कर के पास पहुंच जाएंगे, प्रिंसिपल कैन टेक द आईटीसी नॉट विथ स्टैंडिंग विद द सेक्शन जो 16(2) सबसेक्शन बी के अंदर जो कंडीशन है कि रिसिपिएंट को, मतलब प्रिंसिपल को रिसीव होने चाहिए, उसको ना देखते हुए आप उसको, वो प्रिंसिपल जो है वो क्रेडिट ले सकता है। अगला एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है कि जॉब वर्क, एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को, एक जॉब वर्कर जो है वो दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स सेंड करता है आगे गुड्स के लिए, राइट? एक मिनट, वन सेकेंड। ओके, या एक जॉब वर्कर क्या करता है, वो आगे जॉब वर्क करने के लिए दूसरे जॉब वर्कर को वो गुड सेंड करता है, तो उसके ऊपर सेंड ऑन, अब वो कैसे सेंड करेगा? प्रिंसिपल ने चालान दिया, जॉब वर्कर के पास गुड्स आ गए। अब एक जॉब वर्कर ने दूसरे जॉब वर्कर को अगर गुड्स सेंड करने हैं तो वो क्या करेगा, या तो जो प्रिंसिपल वाला चालान है उसे एंडोर्स कर देगा जॉब वर्कर के, सेकंड जॉब वर्कर पे, और क्या मेंशन करेगा वहां पे, वो मेंशन करेगा कि इसमें क्वांटिटी क्या गई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कितने गए, वो उसी चालान को, ओरिजिनल चालान को भी एंडोर्स कर देता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो एक नया चालान भी रेज कर सकता है जॉब वर्कर 1, जॉब वर्कर 2 के लिए, और या फिर अगर तीसरा ऑप्शन है कि प्रिंसिपल भी रेज कर सकता है, और वो जो ओरिजिनल चालान है वो उसको भी एंडोर्स कर देता है। व्हाट इज एंडोर्समेंट? कि बैक साइड पे एंडोर्स टू जॉब वर्कर दिस, क्वांटिटी दिस, और वो करके वो पहले वाले चालान को ही वो क्या कर देता है, वो एंडोर्स कर सकता है। ये कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? ये रूल नंबर 45 में डायरेक्टली प्रिस्क्राइब्ड है कि वो इस चालान को एंडोर्स कर सकता है। या एक क्वेश्चन एक रेज किया गया है, ये बिल टू शिप टू वाली, एक बिल टू शिप टू के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, जब एजेंट वहां वर्ड यूज किया गया है, सप्लायर जो है, ये जो सप्लायर है ये गुड्स सेंड कर रहा है जॉब वर्कर 1 पे, अब ये प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है। इफ प्रिंसिपल की, एजेंट की इंस्ट्रक्शन पे गुड्स वेंडर से डायरेक्टली जॉब वर्कर को होता है प्लेस ऑफ सप्लाई विद द प्रिंसिपल प्लेस। जो प्रिंसिपल का प्लेस है, प्रिंसिपल की जो लोकेशन है, जिस स्टेट में भी है, इस केस में प्रिंसिपल दिल्ली में था जो हमारा एग्जांपल था, अब जो पीओएस है वो दिल्ली रहेगा, मतलब आईजीएसटी चार्ज होगा, ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी। होप यार क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एंडोर्समेंट वाला, क्लियर हो गया होगा सबको कि जॉब वर्कर 1 एंडोर्स कर सकता है, उसी चालान के ऊपर भी एंडोर्स कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, या तो नया चालान भी जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो रेज किया जा सकता है, प्रिंसिपल भी नया चालान जो है वो रेज कर सकता है।
एक मिनट, मैं क्वेरीज थोड़ी सी देख ही रही थी कि अगर साथ साथ कवर हो जाए तो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि जॉब वर्कर जो 2 है या जॉब वर्कर 1 जिसके पास भी गुड्स हैं वो ब्रिंग बैक हो जाने चाहिए। एक और कंडीशन जो हम सब्जेक्ट टू कंडीशन की बात कर रहे थे कि जिस पे क्या होगा कि सप्लाई नहीं माना जाएगा और टैक्स नहीं होगा, उसकी कंडीशंस हमने कही थी। पहली कंडीशन, चालान पे माल जाएगा। दूसरी कंडीशन, इंटीमेशन दी जाएगी। तीसरी कंडीशन, मेजर कंडीशन, गुड्स जो है वो ब्रिंग बैक हो जाने चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, ये टाइम पीरियड कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? सेक्शन नंबर 143 के अंदर 1A के अंदर, ठीक है। और ये ब्रिंग बैक हो जाने चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, अगर ये कैसे वापस आएंगे, अब मेन होता है ये गुड्स कैसे वापस आएंगे। जो हमने 2 कॉपीज चालान अर्लियर भेजी थी ओरिजिनली, जब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सेंड किया था माल, उसमें से एक चालान के ऊपर विद 1 चालान उसके एंडोर्समेंट आ जाएगी साथ एक चालान की, और वो गुड्स अगर सारे का सारा लॉट, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने 1000 क्वांटिटी भेजी जॉब वर्कर को और जॉब वर्कर ने क्या किया, वो 1000 की क्वांटिटी एक लॉट में ही वापस दे दी, तो एक चालान, जो 2 चालान हमने भेजे थे, एक चालान के साथ वापस आ जाएंगे गुड्स। बट कंडीशन क्या है? विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होने चाहिए, जो 1 ईयर और 3 ईयर है। अभी हम बात करते हैं इनपुट के केस में क्या है, कैपिटल गुड्स के केस में क्या है। अब इन पीस मिल से मेरा मतलब क्या है? 1000 क्वांटिटी भेजी, वो 100 के लॉट में भेज रहा है, 500 के लॉट में भेज रहा है, तो एक चालान के साथ तो गुड्स वापस नहीं आ सकते। तो क्या करना पड़ेगा? जॉब वर्कर को एक नया फ्रेश चालान इशू करना पड़ेगा गुड्स को वापस आने के लिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। प्लीज डोंट राइट मैम बाय व्हाट टाइम प्रिंसिपल कैन सेंड चालान टू द जॉब वर्कर। अभी हम बात कैन चालान, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि चालान जो है वो माल के साथ जाएगा। विदाउट डॉक्यूमेंट कैसे मूव हो सकता है? विदाउट डॉक्यूमेंट तो गुड्स मूव ही नहीं हो सकता ना। इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर भी क्लियर कर दिया है कि चालान क्या होगा, जब उसके पास माल पहुंच जाएगा तो उसको एक चालान उसको वो इशू करना पड़ेगा जॉब वर्कर को टू कंप्लीट देयर ट्रांजेक्शन ना। कल को वहां पे माल पकड़ा जाए जॉब वर्कर के प्लेस पे, वो माल तो असली किसका है? प्रिंसिपल का है बिल टू शिप टू मॉडल में, तो उसके पास चालान तो होना चाहिए कि हाँ भाई ये जॉब वर्क के लिए आया है, राइट? Okay, I will repeat in lots. नो चालान जो मोस्टली डॉक्यूमेंट है, क्योंकि चालान मैं रजिस्टर्ड पर्सन का इसलिए बात कर रही हूँ कि रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। जब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्क पे आएगा तो उसको मतलब ई वे बिल भी बनाना पड़ सकता है। ई वे बिल तो इंटर स्टेट के अंदर तो विदाउट एनी लिमिट है, अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसलिए रजिस्टर्ड, जब एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को करता है तो जॉब वर्कर फ्रेश चालान भी इशू कर सकता है जब अगर वो रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, ओरिजिनल चालान को एंडोर्स भी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रिंसिपल भी दोबारा चालान इशू कर सकता है, राइट? ये तीनों ऑप्शंस आपको रूल नंबर 45 में मेंशन किए हुए हैं, वहां पे मिल जाएंगे, राइट? या आप कह रहे हैं कि मैंने क्यों सेंड किया? बिकॉज आई डोंट वांट दैट यू चैट विद ईच अदर। जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क विद मी, और मैं सबकी क्वेरीज के आंसर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की क्वेरी के आंसर नहीं दे रही हूँ। और फर्स्टली मैं ये कर सकती हूँ कि आपकी क्वेरीज रीड करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम मतलब डिस्टर्ब हों, और बच्चे भी जो अगर किसी को क्वेरीज नहीं है। या एक क्वेरी पूछी गई है कि 2 कॉपीज ऑफ चालान प्रिंसिपल जॉब वर्कर को देता है, उसने 3 कॉपीज बनाई,
एक तो प्रिंसिपल के पास रही, 2 कॉपीज उसने दे दी। जो ट्रांसपोर्टर के लिए भी कॉपीज आती है वो अल्टीमेटली हैंडओवर किसको हो जाती है, जॉब वर्कर को ही हैंडओवर हो जाती है ना। 3 कॉपीज है, 2 कॉपीज चली गई। अब जब माल वापस आया तो 1 कॉपी के साथ माल वापस आ गया। अब पीस मिल का एक कह रहे थे, रिपीट करो, पीस मिल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को 1000 केजी के अंदर जो है वो सेंड करे। 1000 केजी के अंदर उसने क्या सेंड करे, वेट अ मिनट। यस, जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे थे कि 2 कॉपीज हमारी गई और 3 कॉपीज हमने इशू करी। 2 कॉपीज हमारी चली गई जॉब वर्कर के पास, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टर के साथ गई, एक जॉब वर्कर के पास। अब 1 कॉपी जो है वो वापस जब माल आएगा वो 1 कॉपी के साथ हमारा आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो ये क्वेरी एक हो गई है या वी आर हेयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रिंग बैक कर सकता है वो 143(1)(a) के अंदर एक स्पेसिफाइड पीस मिल के अंदर हम बात कर रहे थे 1000 केजी गए और छोटे छोटे लॉट्स में जैसे जैसे काम होता जा रहा है 100 केजी वो वापस आते जा रहे हैं। तो उस पीस मिल के साथ वो जब पीस मिल क्वांटिटी के अंदर हमारा माल वापस आएगा तो एक चालान की कॉपी पे नहीं आ सकता, तो उसे जॉब वर्कर को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश चालान इश्यू करना पड़ेगा, राइट। अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है इसके अंदर चालान इशू, राइट। अब बात करते हैं कस्टमर। अब या क्या कर सकते हैं, या तो ब्रिंग बैक हो जाना चाहिए या सप्लाई हो जाना चाहिए वो विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143(1)(b). अभी हम टाइम लिमिट डिस्कस करेंगे, 2 ईयर और 3 ईयर और एक्सटेंशन 1 ईयर और उसकी 2 ईयर है। अभी हम डिस्कस करेंगे कस्टमर को वो सप्लाई हो जाना चाहिए। अब वो विद इन इंडिया भी सेल हो सकता है जॉब वर्कर के प्लेस से, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है जॉब वर्कर के प्लेस से। इसकी कुछ कंडीशन है। अब ये जो सप्लाई किया, अगर हम बात करते हैं गुड्स गए प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के प्लेस पे, जॉब वर्कर ने आगे उसे जॉब वर्कर के प्लेस से प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दिया। अब जो सप्लाई किया वो किसकी सप्लाई है, मेन क्वेश्चन जो आपका आ भी सकता है केस स्टडीज के अंदर। ध्यान से सुनिए बच्चों कि किसकी सप्लाई है, वो प्रिंसिपल की सप्लाई है, ना कि जॉब वर्कर की, राइट। वो प्रिंसिपल की सप्लाई है। जो भी इनवॉइस इशू होगा वो शिप फ्रॉम मॉडल से सप्लायर ही इशू करेगा, सप्लायर मतलब प्रिंसिपल ही इशू करेगा। इनवॉइस किसका इशू होगा, प्रिंसिपल का। वैल्यू किसने डिटरमाइन करेगा, प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या देखा जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज ऑफ प्रिंसिपल, और जो पीओएस है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, आईजीएसटी रेज होगा। फॉर एग्जांपल जॉब वर्कर हमारा क्या है, जॉब वर्कर हमारा अभी हम बात कर रहे थे कि पुणे में जॉब वर्कर था, अब पुणे से हरियाणा में कस्टमर को सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल जॉब वर्कर के प्लेस से सीधा हरियाणा में सेल कर दिया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्रिंसिपल कहाँ था हमारे एग्जाम्पल में, प्रिंसिपल हमारा दिल्ली में था, पीओएस कहाँ रहेगा, हरियाणा में। मतलब सब कुछ प्रिंसिपल के एंगल से देखा जाएगा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल हमने देखना है कि सप्लाई किसकी है, प्रिंसिपल की। एग्रीगेट टर्नओवर में किसकी ऐड होगी, प्रिंसिपल के। इनवॉइस भी कैसे रेज होगा, प्रिंसिपल रेज करेगा। वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। वैल्यूएशन भी उसका ही पार्ट है, और पीओएस टीओएस सब कुछ प्रिंसिपल के ही उस पे मतलब डिसाइड होगा। आगे हम बात करते हैं, अब ये स्टार्स है 1 और 2। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या है पहले केस में और जब वो जॉब वर्कर के प्लेस पे। एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आई थिंक कि वो विद इन इंडिया भी जॉब वर्क सेल कर सकता है और जॉब वर्कर के प्लेस से एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो एक्सपोर्टर कौन रहेगा, प्रिंसिपल ही रहेगा, राइट। अब इसमें देखते हैं टाइम लिमिट फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर प्लेस। अब टाइम लिमिट की बात हो रही है, इनपुट जो है वो कितने टाइम में वापस आ जाना चाहिए, विद इन 1 ईयर में वापस आ जाना चाहिए, और कैपिटल गुड्स इनिशियली विद इन 3 ईयर में हमारा वापस आ जाना चाहिए। अब बाय द कमिश्नर इस पे एक्सटेंशन हो सकती है 1 ईयर की, तो टोटल टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 ईयर रहेगा। टोटल टाइम पीरियड क्या रहेगा,
2 ईयर हो गया। अगर हम एप्लीकेशन देके कमिश्नर वो 1 साल का पीरियड हमारा एक्सटेंड कर देता है तो 2 साल का हमारा पीरियड हो गया इनपुट के लिए। और कैपिटल गुड्स में भी बाय द कमिश्नर एक्सटेंशन दी जा सकती है 2 साल की, मतलब कैपिटल गुड्स में विद एक्सटेंशन कितना पीरियड हो गया, 5 साल। इनपुट के केस में 1 ईयर में गुड्स वापस आ जाने चाहिए या फिर सेल हो जाने चाहिए विद इन 1 ईयर। सेल भी हो जाने चाहिए, सेल का मतलब विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सप्लाइंग गुड्स विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी हमारा 1 ईयर में ही सेल हो जाना चाहिए। इनपुट कैपिटल गुड्स 3 ईयर में या तो वो वापस आ जाना चाहिए। एक्सटेंशन मिलती है तो कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है इनपुट के केस में 1 ईयर, मतलब टोटल पीरियड हो गया हमारा 3 ईयर, मतलब सॉरी 2 ईयर इनपुट के केस में, और एक्सटेंशन कैपिटल गुड्स में 2 ईयर मिल सकती है और टोटल केस हो गया हमारा 5 ईयर, राइट। अब ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट जो है वो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स नीड नॉट बी रिटर्न विद इन 1 ईयर और 3 ईयर। वो 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर हमारे मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर के लिए ये जो विद इन अ लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर के अंदर हमारा गुड्स वापस आना भी जरूरी नहीं है। हमारा गुड्स वापस आना जरूरी नहीं है मोल्ड्स, जिग्स, फिक्सचर के अंदर। एक्सटेंशन इज फॉर ऑल सप्लाईज और स्पेसिफाइड नहीं, एक्सटेंशन इज फॉर ऑल सप्लाईज। लेकिन आपको कमिश्नर करेगा एक्सटेंशन, खुद से नहीं एक्सटेंड हो जाएगा, कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कमिश्नर एक्सटेंड करेगा, जो भी आपका एप्लीकेबल जुरिसडिक्शन का कमिश्नर होगा। मैम जॉब वर्क गुड्स सेंट बैक टू प्रिंसिपल होगी आफ्टर डन वर्क ऑन इट, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यूएशन पे अभी हम आ रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट। वैल्यू अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कैसे जॉब वर्क चार्जेस का एक चालान इशू होगा। देखिए जब माल वापस आएगा तो भी उसके ऊपर विदाउट जीएसटी आएगा क्योंकि वो माल उसका है नहीं। 2 सप्लाई है यहाँ पे। पहली बात तो ये सप्लाई नहीं है, प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड करे और वो गुड्स वापस आ गए। अब उसने ऊपर जो प्रोसीजर किया उसके लिए अलग बिल रेज होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जॉब वर्क के लिए एक्सपोर्ट करे तो क्या प्रोसीजर होगा। जॉब वर्कर के लिए एक्सपोर्ट के प्रोसीजर वही रहेंगे जो हमारे प्रिंसिपल के लिए है। जस्ट एक शिप फ्रॉम प्लेस जो है वो जॉब वर्कर का प्लेस होगा, क्योंकि मैंने कहा है सब कुछ प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर किसी का बिजनेस मोल्ड्स, डाइज एंड टूल का ना हो तो टाइम लिमिट एप्लीकेबल हो गई। देखिए मोल्ड्स, डाइज मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। मारुति है, मारुति क्या पूरी गाड़ी खुद नहीं बनाती, बिकॉज जॉब वर्क है क्या, बिकॉज जॉब प्रिंसिपल के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे काम खुद करे, राइट। वो कुछ काम आउटसोर्स कर देता है। अब आउटसोर्स कर दिया, जो मारुति की गाड़ी में पार्ट्स लगना है वो पार्ट्स हमने जॉब वर्क बनाने की, जॉब वर्क के लिए दे दिया। अब वो जो जॉब वर्क के लिए दिया वो टूल्स, डाइज, एक डाइज दी जाती है। जैसे आप डाई होती है ना, जैसे कोई चीज बनाने के लिए मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स हो गए, राइट। एक पहिया का कोई पार्ट बनाना है, वो उन्होंने मोल्ड्स प्रोवाइड कर दिए। वो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सर की क्या होती है, एक लाइफ स्पैन होती है। वो ये नहीं होता कि वो गुड्स की तरह एग्जिस्ट करेगा। उससे क्या होता है, कई बार 1000 क्वांटिटी बने, 10,000 इससे प्रोडक्ट बनेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। इसलिए मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, पिक्चर्स और टूल्स को कंज्यूमेबल्स की तरह मान लिया जाए। कुछ टूट जाते हैं, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आपने क्लास में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे जो ड्रिल करने आते हैं, दे आर डूइंग ड्रिलिंग, उनका एक पार्ट होता है जो पार्ट टूट जाता है, वो पार्ट कंज्यूमेबल है एक तरीके, है तो वो कैपिटल एसेट। टू मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर एंड टूल्स आर कैपिटल एसेट, बट वो क्या होते हैं, वो नीड नॉट टू बी रिटर्न, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, जिस लाइफ स्पैन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये 1 ईयर और 3 ईयर की जो टाइम लिमिट्स है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। अभी एक इस पे बहुत टेक्निकल पॉइंट है, वो हम धीरे धीरे आएंगे। जितना जल्दी अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो मैं कुछ टेक्निकल एडवांस रूलिंग और वो भी आपसे डिस्कस कर पाऊंगी। मे बी तुम्हारे आपके एग्जाम में कोई सर्कुलर हिट कर जाए, राइट। आई वांट कि आप सब कुछ यहाँ से हेल्प लेके जाइए, राइट। द टाइम लिमिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में पॉइंट डिस्कस करना भूल गई। टाइम लिमिट की बात करते हैं। टाइम लिमिट तब से होगी जब चालान की डेट, नॉर्मल केस में चालान जब डायरेक्टली सेंड टू गुड्स हमने प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कर दिए, डायरेक्टली सेंड, वेंडर ने डायरेक्टली सेंड कर दिया जॉब वर्कर को, तब रिसिप्ट ऑफ गुड्स से हमारी टाइम लिमिट 1 ईयर और 3 ईयर काउंट होगी, ठीक है। इन दिस केस जॉब वर्क के हैंड में सप्लाई ऑफ फुल अमाउंट ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये अभी हम बात करते हैं, अभी हम आ रहे हैं, अभी इस पे नहीं जाइए।
मैम जॉब वर्क के लिए एक्सपोर्ट करे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये मैंने बता दिया है। चलान नंबर 55, देयर इज अ वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसकी भी हम बात करते हैं। वो सब टॉपिक कवर है, मैंने किसी भी टॉपिक को अनटच नहीं छोड़ा। व्हेन सप्लायर डायरेक्टली सप्लाई गुड्स फ्रॉम अ जॉब, देन ही विल बी कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल, then he will no he will be not considered as instead of principal। प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से सारे एप्लीकेबल प्रोविजन लग जाएंगे, सिर्फ उसका प्लेस होगा सप्लाई का, बाकी सारे प्रोविजन प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से लगेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से लगेंगे। इनवॉइस की डेट से नहीं लेंगे टाइम लिमिट। इनवॉइस की डेट, इनवॉइस तो इशू हुआ ही नहीं, तो टाइम लिमिट कहां से आ गई? चलान इशू हुआ, चलान की डेट से लेंगे। इन केस ऑफ बिल टू शिप टू की मॉडल के अंदर रिसिप्ट ऑफ गुड्स से लेंगे। यहाँ पे उन्होंने लूप होल नहीं छोड़ा लॉ में, ये हो कि आप चलान बाद में इशू करें तो वहां से थोड़े 1 ईयर काउंट होगा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स से काउंट होगा, राइट? क्योंकि उसी टाइम पे आपको चलान इशू कर देना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया है। इनवॉइस की डेट से नहीं लेंगे टाइम लिमिट इन केस ऑफ बिल टू, चलो रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट में गड़बड़। बेटा आप समझो बात को, जो लॉ में लिखा है गड़बड़ तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या होती है, आप ये नहीं कह सकते ना गड़बड़ हुई। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस चैट, अब बाकी क्वेरीज बाद में लेंगे। मोल्ड्स, डाइज और जिग्स एंड फिक्सचर के कार जो है मोल्ड्स डाइज, उस पे ये लिमिट जो है 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर को कंज्यूमेबल मान लो कि वो ना भी वापस आए 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर, उसके ऊपर आईटीसी डिसअलाउ या फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिर्फ मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर एंड टूल्स नीड नॉट टू बी रिटर्न विद इन 1 ईयर और 3 ईयर, राइट? आगे कंडीशन फॉर सप्लाइंग गुड्स एक्सपोर्ट और या विद इन इंडिया फ्रॉम जॉब वर्कर प्लेस। देखो हमने कह तो दिया कि जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई हो सकता है, वो किसकी सप्लाई मानी जाएगी? प्रिंसिपल की। पहली हर चीज प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव। अब उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है, या तो वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो तो ही हम उसके प्लेस से सप्लाई कर सकते हैं, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो ही हम उसके प्लेस से सप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। ये 2 एक्सेप्शन है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? वरना प्रिंसिपल को जो है प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस को एडिशनल प्लेस डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो एडिशनल प्लेस डिस्क्लोज नहीं करता तो मतलब नहीं करना चाहता तो एनी ऊपर वाली 2 कंडीशन इन सब में और है, मतलब इफ एनी 1 कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो हम जॉब वर्कर के प्लेस से हम उसको बेच सकते हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को माल वापस मंगवाना पड़ेगा और फिर बेचना पड़ेगा, राइट? फिर उसको सेल करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है तो ही वो जॉब वर्कर के प्लेस से जो है वो सप्लाई कर सकता है, या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो, सेकंड पॉइंट, या तो प्रिंसिपल इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, तीसरा पॉइंट उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जहां से मेनली प्रिंसिपल सप्लाई करता है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? एडिशनल प्लेस विद इन अ स्टेट हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन में भी। हर एक ईच स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, हर स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। एडिशनल प्लेस, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये आता है, एनीवन कैन आंसर इट, कैन प्रिंसिपल, अब यहाँ पे मुझे आंसर दीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। कैन प्रिंसिपल सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्लेस इन अनदर स्टेट बाय डिस्क्लोजिंग एडिशनल प्लेस? Yes, 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 no, no, yes. Yes, yes, yes. Majorities are saying wrong. No. Additional place कभी भी दूसरी स्टेट में आप ऐड कर ही नहीं सकते, बिकॉज हर स्टेट के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो प्रिंसिपल जो है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है और कोई नोटिफाइड गुड्स भी नहीं है, तो हम उसके प्लेस को, जॉब वर्कर के प्लेस को क्या करके, जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस दूसरी स्टेट में हम नहीं दिखा सकते, अपनी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम उसको अमेंडमेंट कि हम जॉब वर्कर का दूसरे स्टेट में अगर जॉब वर्कर बैठा है उसके प्लेस को प्रिंसिपल अपना एडिशनल प्लेस नहीं दिखा सकता दूसरी स्टेट में।
ये तब पॉसिबल है जब जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन लेगा, अगर जॉब वर्कर हमारा रजिस्ट्रेशन लेगा तो ही वो वहां से सप्लाई कर पाएगा, अगर जॉब वर्कर दूसरी स्टेट में है। होप सबको समझ आ गया होगा अब? ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे पॉइंट पे केस स्टडी आ सकती है, तो इसको ध्यान रखिए। नोटिफाइड गुड्स के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। पहले मैं इस पॉइंट को मैं हटा रही थी अपनी स्लाइड से, जस्ट बिकॉज ये लॉ में लिखा है इसलिए मैंने मेंशन किया, अदरवाइज नो मतलब कोई भी ऐसे गुड्स नोटिफाइड नहीं है अभी जो जॉब वर्कर के प्लेस से हमारे सप्लाई हो सकते हैं डायरेक्टली। चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं, वरना आपका टॉपिक थोड़ा सा अनकवर्ड रह जाएगा। अब बात आई, अगर हमारा गुड्स जो आ गए विद इन अ पीरियड, फॉर एग्जांपल जॉब वर्कर ने वापस कर दिए 1 ईयर प्लस 1 ईयर 2 ईयर, और एक्सटेंशन के साथ कैपिटल गुड्स 5 ईयर। 5 ईयर के अंदर हमारा और जो इनपुट्स है वो हमारे 2 ईयर के अंदर हमारे वापस आ गए, तो जॉब वर्कर क्या करेगा? एक और इनवॉइस रेज करेगा। ये गुड्स तो देखा जाए प्रिंसिपल के थे, इसमें जितनी वैल्यू एडिशन हुई, जितना उसने अपने जॉब वर्क चार्जेस लगाए, उसका क्या करेगा? एक और इनवॉइस रेज करेगा। वो जॉब वर्कर क्या करेगा? एक और इनवॉइस रेज करेगा, वो जॉब वर्क चार्जेस का इनवॉइस होएगा। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात आती है। व्हाट इज द जॉब वर्क चार्जेस? जॉब वर्क चार्जेस सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये तीसरे नंबर पॉइंट ऑफ शेड्यूल 2 में लिखा है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हमारी एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जॉब वर्कर एक सप्लाई ऑफ सर्विस का इनवॉइस रेज करेगा, अपने जॉब वर्कर का, अपनी जॉब वर्क चार्जेस का एक इनवॉइस रेज करेगा, जिसके अंदर वैल्यूएशन की बात आती है। अभी हम गुड्स वापस आने के लिए वैल्यू इंक्रीज हुई, आई अंडरस्टैंड वैल्यू इंक्रीज हुई, उसके लिए उसने क्या रेज किया? उसके लिए उसने एक इनवॉइस रेज किया, उसके लिए उसने एक जॉब वर्क चार्जेस का इनवॉइस रेज किया। मैम, फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर compulsorily require registration or only if exceed? No, interstate supply of for the interstate supply of job work के अंदर भी हमें, जब हमारी लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगी तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आई हुई है जो आप बच्चों को सबको लर्न करनी है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इन IGST एक्ट, वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्यों ये वो नोटिफिकेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गई? बिकॉज इसलिए एप्लीकेबल हो गई क्योंकि जॉब वर्क जो हमारा है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो शेड्यूल 2 में जो मैं अभी बात कर रही हूँ, इसलिए वो एप्लीकेबल होगी मैम। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट सो वी डीम जॉब वर्क टू बी रजिस्टर्ड। देखिए, आप जब भी ऐसी केस स्टडी आएगी तो यू कैन मेंशन, आपको मेंशन, यू शुड मेंशन देयर that we assume that the job worker is registered, right? तो ही आप आंसर लिखिए, राइट? कुछ भी आप एज्यूम कर रहे हैं तो उसको जरूर कोट करिए कि अगर एग्जामिनर का दूसरा होगा तो वो, मैम फॉर इंटरस्टेट सप्लाई कंपल्सरी रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ओनली इफ ही एक्सीड। ओके मैम, या फाइन। चलो लेट्स प्रोसीड, आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं यहाँ पे एक स्टार आ रहा है, ये स्टार नंबर 3 के अंदर मैं आपको सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ कि आप क्लासिफिकेशन एंड जीएसटी रेट ऑन गुड्स, जो सर्विस क्लासिफाइड होती है, मे बी क्लासिफिकेशन आपके कवर ना हो, वो HSN 9988 के अंदर क्लासिफाई होती है। अब रेट ऑफ टैक्स, अभी रेट ऑफ टैक्स ये नहीं है 12% ही है जॉब वर्कर पे या 18% ही है, ये डिपेंड करता है किस नेचर का वो जॉब वर्क कर रहा है, किससे रिलेटेड कर रहा है, टेक्सटाइल से रिलेटेड कर रहा है, वो डायमंड से रिलेटेड कर रहा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन द जॉब वर्क चार्जेस। अब ये रेट ऑफ टैक्स है, मैंने इसको इलस्ट्रेटिव बनाया है, ये नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, जितनी भी नोटिफिकेशन मैंने यहाँ रेफर करी है एक्सेप्ट जो 10 वाली IGST, अदरवाइज वो CGST की है। ये सेंट्रल टैक्स की रेट वाली नोटिफिकेशन में ये सारे रेट प्रिस्क्राइब्ड है। कुछ जॉब वर्क जो है वो एग्जम्प्ट है, जैसे जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी इसके ऊपर एक सर्कुलर भी बता रही हूँ, वो नोट कर लेना, वो सर्कुलर का नंबर मैं आपको बता रही हूँ, मे बी उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाए कोई, राइट? कुछ जो जॉब वर्क है वो एग्जम्प्ट है, और जैसे जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जॉब वर्क इन रिलेशन टू डायमंड जो है वो सिर्फ 3% पे है, 5% पे हमारी बहुत सारी आइटम्स हैं जैसे टेक्सटाइल के ऊपर और प्रिंटिंग ऑफ, ये इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ही रेफर करनी पड़ेगी अगर आपके सिलेबस में है तो। नोटिफिकेशन नंबर 11 के अंदर बाकी जो है
बाकी मैक्सिमम एक सिर्फ जॉब वर्क है जो हमारा इन रिलेशन टू बस बॉडी बिल्डिंग। चेजेस होते हैं, चेजेस होते हैं कि बस जो बॉडी बिल्डिंग होती है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो कई बार आपने ट्रक देखा होगा, ऊपर तो ट्रक नहीं होता, नीचे चेजेस चेजेस जा रहे हैं, उसके ऊपर बॉडी बिल्ड होती है, वो सिर्फ हमारी 18% पे है जॉब वर्क। अदरवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2000, अभी डेट आएगी वो, उससे हमारे मैक्सिमम जॉब वर्क जो है वो हमारा रेट जो है वो 12% हो गया है। जॉब वर्क की पहली कंडीशन, प्रिंसिपल शुड बी रजिस्टर्ड। ठीक है, अभी इस पे देखते हैं। एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 19/2017 डेटेड 20 नवंबर 2017। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक हमें पैडी मिलता है राइस बनाने के लिए। राइस मिल क्या करती है, पैडी लेती है, पैडी को के ऊपर जो जीरी होती है, जीरी का छिलका उतारती है, रस निकलता है और उससे राइस बनता है। क्या ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है, क्या ये एग्जम्प्ट में आती है? मे बी आपके ऊपर ये सर्कुलर पे क्वेश्चन सीधा सीधा हिट कर जाए कि क्या ये एग्जम्प्ट है या इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है, क्या ये रिलेटेड टू है हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जब हम नोटिफिकेशन नंबर 12 2017, जो ये जो पहले आ रहा है, पहला नंबर, सीरियल नंबर 55, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये कहता है कि जो नेचर चेंज ना करे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जो कैरिड आउट आफ्टर कल्टीवेशन इज ओवर एंड, अब ये क्या है, जो कल्टीवेशन का पार्ट हो, जब आप काटते हैं उसका पार्ट हो तो ही वो एग्जम्प्ट है। और माइलिंग और ये इंटरमीडिएशन प्रोसेस होना चाहिए इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस होना चाहिए। ये सर्कुलर ये क्लैरिफाई करता है, ये जो पैडी से राइस बनने का प्रोसेस है ना, वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोसेस है कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये क्या करता है, ये नेचर ऑफ गुड्स भी चेंज कर देता है, ये पैडी को राइस बना देता है। और ये आफ्टर कल्टीवेशन, जब हम वो मतलब कल्टीवेट कर लेते हैं, जब हम वहां से जीरी काट के लाते हैं तो ही ये प्रोसेस शुरू होता है ना, इसलिए ये इसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय कल्टीवेटर बट बाय राइस मिलर। और ये जो हमारी एग्जम्पशन है ये कल्टीवेटर को मिली गई है जो खेती बाड़ी करता है, राइट। अगर ये उसको नहीं मिली गई, राइस मिल को नहीं मिली, इसलिए इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। जॉब वर्कर इन रिलेशन टू माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एग्जम्प्ट, बट ये टैक्सेबल है। कितने परसेंट पे? 5% पे। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 5% वाले में ये आइटम प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, राइट। अब रिवाइज रेट, यहाँ पे जो स्टार आया है, यू फोकस इट, ये स्टार इन रिलेशन ऑफ डायमंड, और ये जो स्टार हमारा आया है अदर्स ऑल जॉबर के अंदर, ये रिवाइज रेट हमारे 1 अक्टूबर 2019 से। एक सर्कुलर नंबर आया, क्या हुआ था 1 अक्टूबर 2019 से पहले, जब ये हमारा सर्कुलर मतलब एक नोटिफिकेशन ने हमारा जो अमेंड कर रही थी नोटिफिकेशन 11 को ही, उसने रेट रिड्यूस किए थे। जॉब वर्क का रेट 18% से वो 12, ये जो अदर लिखा हुआ है ना, अदर ऑल जॉब वर्क, ये 18 से 12 हो गया था। इसके ऊपर कंफ्यूजन हो गई थी, एक जगह लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सर्कुलर नंबर 126 ने क्लैरिफाई किया था, जहां पे भी जॉब वर्क की सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाएगी तो वहां पे रेट 12% ही लगेगा। जो ये हमारी एक आइटम जो है वो आइटम नंबर 4 है, वो सिर्फ अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जहां जॉब वर्क की सर्विस जो है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को ली जाएगी तो वहां पे रेट हमारा 18% है। होप ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैम नेटवर्क इशू, बेटा आपके में वहां पे नेटवर्क इशू होगा, मेरे पास क्लियर चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे बात आ रही है, ये रेट हमारा जॉब वर्क की नेचर पे डिसाइड करेगा कि क्या जॉब वर्क की नेचर है। वो हमें नोटिफिकेशन 11 को रेफर करना पड़ेगा, सेंट्रल टैक्स की 17 को, कि क्या रेट ऑफ टैक्स इसके ऊपर रहेगा। अब करते हैं स्कोप ऑफ जॉब वर्क, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। क्या ना जॉब वर्कर यूज इट्स ओन गुड्स इन जॉब वर्क प्रोसेस? देखो, प्रिंसिपल गुड्स हमने बात करी, क्लॉथ्स जो था, क्लॉथ्स किसने भेजा था, जो मैंने इनिशियली स्क्रीन दिखाई थी, प्रिंसिपल ने क्लॉथ्स भेजा, उसने क्या किया, टेक्सटाइल आर्टिकल बनाया। अब जो उसने टेक्सटाइल आर्टिकल बनाया, उसने उसके अंदर कुछ गुड्स अपने यूज करे, उसने वो टेक्सटाइल आर्टिकल बनाया, उसने कुछ गुड्स, बटन्स यूज करे, धागा यूज किया, टेट्रन यूज करी, व्हाटएवर जो भी क्लॉथ्स बनाने के अंदर कपड़े यूज होता है, मतलब मटेरियल यूज होता है वो यूज, क्या वो भी जॉब वर्क सर्विस है? यस,
वो जॉब वर्क सर्विस है, ये सर्कुलर नंबर 38 के अंदर क्लैरिफाई किया गया है। बट क्या होना चाहिए, बट प्राइमरी मटेरियल जो है शुड बी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल। मतलब मेन जो मटेरियल है, मेन कंपोनेंट ऑफ वैल्यू की अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें या मेन कंपोनेंट हम वैसे देखें सप्लाई का, तो मेन कंपोनेंट ऑफ गुड्स किससे प्रोवाइड होना चाहिए, प्रिंसिपल मटेरियल। प्रिंसिपल मटेरियल सॉरी प्राइमरी मटेरियल जो है वो प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, तो ही हम इसे जॉब वर्क सर्विस का पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके पे क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राइमरी मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल। मतलब अगर बात करें तो इंसिडेंटल मटेरियल जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी चार्जेस पढ़ा है ना आपने वैल्यूएशन में, वो प्रोवाइड किया जा सकता है जॉब वर्क। लेट्स सी, यस अब एग्जांपल जैसे मैंने वही बताया, जॉब वर्कर यूजेस बटन, थ्रेड, लाइनिंग क्लॉथ्स व्हाइल मेकिंग टेक्सटाइल आर्टिकल फ्रॉम क्लॉथ्स प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल। यस, इसकी वैल्यू भी किसमें इंक्लूड हो जाएगी, जॉब वर्क चार्जेस। व्हाई, वैल्यूएशन की बात आती है यहाँ पे। अब जॉब वर्क चार्जेस का आपको बिल रेज करना है, एक तो उसने सर्विस चार्ज, उसका लेबर का खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स प्रोवाइड हुआ उसे 1 लाख का क्लॉथ, जितने का भी क्लॉथ था क्लॉथ्स प्रोवाइड हुआ, उसके ऊपर 10,000 रुपए उसने लेबर लगाई। मतलब लेबर इन द सेंस उसने वर्कर्स बुलाए जो उसके ऊपर टेक्सटाइल या जो कपड़े बना रहे थे, आर्टिकल्स बना रहे थे, जैसे शर्ट्स बना रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर उसका 10,000 का खर्चा आया, राइट 10,000 का ले लेते हैं। और अब उसने बटन्स लगाए, ये लगाए, उसने जो बटन्स वगैरह का खर्चा लिया वो उसका 2,000 का खर्चा आया। जो वो गुड्स और सर्विस यूज्ड बाय द जॉब वर्कर इन सप्लाइंग ऑफ जॉब वर्क सर्विस, वो भी ऐड हो जाएगी वैल्यू ऑफ जॉब वर्क चार्जेस निकालने के लिए। होप यू ऑल गेट इट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट सप्लाई, वेरी गुड, कंपोजिट सप्लाई कंसीडर हो जाएगी। प्रिंसिपल सप्लाई इज ओवर जॉब वर्क, दैट्स व्हाई उसकी क्लासिफिकेशन वही हो जाएगी। शुभम जी वेरी गुड। One job work to another job work will 1 year and 3 year take the fresh time limit or will get it consider. I am not get your question. One job work to another job work will 1 year and 3 year take as fresh time limit or will it consider from principal? बेटा बोल तो दिया, रिसिप्ट ऑफ गुड्स से लेना है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट होगा। Job worker can issue invoice for job work charges only when he is registered. Yes, definitely. जब वो registered होगा तभी तो वो taxable invoice raise कर सकता है। ये तो but obvious ही है बेटा कि अगर registered job worker होगा तो ही वो taxable invoice raise करेगा ना। Job work can issue invoice for job work charges only when he is registered, right? Very good. बट हम वैल्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने हर कंटेक्स्ट से जॉब वर्क को पढ़ना है कि वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड ही होगा, तभी वैल्यू की बात आएगी। और वैल्यू तो तब भी आपको देखनी है जब आप जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं, राइट? वैल्यूएशन तो रहेगा ना उसमें। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और एडिशनल प्लेस भी नहीं है तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर ही नहीं सकते उस गुड्स को वापस अपने प्लेस। हाँ बेटा, अगर जॉब वर्कर हमारा दूसरी स्टेट में है, इन्होंने कहा कि जॉब वर्कर अपनी, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी, जॉब वर्कर दूसरी स्टेट में है और उसका वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसको अपना एडिशनल प्लेस नहीं ऐड कर सकते। जो नो सब कह रहे पहले, ये सबका आंसर था। तभी हो सकता है जब वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए तो ही, वरना क्या होगा, प्रिंसिपल को माल वापस मंगवाना पड़ेगा, राइट? चलो मैं क्लोज कर रही हूँ इसे, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल भी है। जब हमने मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर को प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को प्रोवाइड किया, क्या उसकी वैल्यू, ये बहुत टेक्निकल है तो इस सर्कुलर को थोड़ा सा, सर्कुलर नंबर 38 में ये डिफाइन है, क्या इसकी वैल्यू, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर की वैल्यू जो है वो हमारी जॉब वर्क चार्जेस में इंक्लूड होगी? मैंने अभी आपको बताया था मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर जो है एंड टूल्स जो है, इनकी लाइफ जो है, इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल इनकी लाइफ जो है वो 1 लाख आर्टिकल्स बना पाएगी या 1 लाख जो है वो कंपोनेंट बना पाएगी, तो इसकी जो लाइफ है वो 1 लाख तक है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा, राइट? वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल, राइट? तो ये वाला जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या जॉब वर्क चार्जेस में ऐड होगी? ये आपको थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन लगेगा, बट इसके लिए हम क्या है, एक हमारा सेक्शन है, सेक्शन 15(2)(b),
जहां पे बात की गई है प्रोवाइड्स, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, प्रोवाइड्स दैट any amount that the supplier is liable. Who is supplier in this case? जॉब वर्क सर्विसेज का, जॉब वर्क चार्जेस का जो बिल रेज कर रहा है, तो सप्लायर कौन है? जॉब वर्कर. Job worker is a supplier here. Provides that any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply, but which has been incurred by the recipient, will form part of a valuation for that particular supply, provided it has not been included in the price for such. अगर एग्रीमेंट में लिखा है ये जो ये टूल्स की कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सब जॉब वर्कर की है, और उसको प्रोवाइड किसने कर दिया? प्रिंसिपल ने प्रोवाइड कर दिया. तो इसकी एलोकेशन बेस पे, जितनी उसकी कंपोनेंट की लाइफ है, उस बेसिस पे वैल्यू निकाल के मोल्ड्स, डाइज, फिक्सचर की वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा. जॉब वर्कर को अपने जॉब वर्क चार्जेस में उसे ऐड करना पड़ेगा, तभी ऐड करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी, प्रोवाइडेड इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ सच सप्लाई. अगर वो जॉब वर्क चार्जेस में ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर उसने ही बियर करना था वो खर्चा, उसमें इंक्लूड है, तो उसे री ऐड करने की जरूरत नहीं है. उसे तभी ऐड करना पड़ेगा अगर वो उसमें इंक्लूड नहीं है, और एलोकेशन बेसिस पे, अपॉर्शनमेंट बेसिस पे उसे ऐड करके चलना पड़ेगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड इट, और इट इज डिबेटेबल इन द इंडस्ट्रीज. ये अभी तक इंडस्ट्री में debatable है. So basically the initial molds which have been provided by the principal would not be, अमन जी की query है, मैं बोल रही हूँ. So basically the initial molds which have been provided by principal would not be added, but if the job worker buy another mold then it would be added. No बेटा, initially mold नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ कि अगर वो एग्रीमेंट में है कि वो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर एंड टूल्स किसने लगाने थे? जॉब वर्कर ने लगाने थे, बट वो किसने भेज दिए? उसकी कॉस्ट किसने बियर कर ली? उसकी कॉस्ट प्रिंसिपल ने बियर कर दी, और वो हमारी जॉब वर्क चार्जेस में उसके चार्जेस हमने ऐड भी नहीं करे, तो हम उसे वैल्यूएशन पर्पस के लिए, वैल्यूएशन चैप्टर कल आपने, मतलब जब भी आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर के अंदर आपने ये 15(2)B वाला सेक्शन पढ़ा है, तो उसे ऐड करना पड़ेगा. जैसे हमने ऊपर वाला भी गुड्स और सर्विस, ये किसने प्रोवाइड करे थे? ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे इसने प्रोवाइड करे थे, दैट इज हमने ऐड किया. इस बेसिस पे हम इसे ऐड करेंगे, और ये डिबेटेबल है ये कि ये ऐड होगा. अगर प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम कर सकता है, अगर हम प्रैक्टिकल प्रोफेशनल के बात, प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो हम क्या करेंगे? अगर ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो इट्स बेटर टू बी ऐड दैट इन अ जॉब वर्क चार्जेस, बिकॉज प्रिंसिपल कैन क्लेम द आईटीसी. प्रिंसिपल तो उसका आईटीसी ले सकता है. मैं आगे प्रोसीड करती हूँ. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ, अगर प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है तो इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, और अगर प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है और ये इसकी जो कॉस्ट है वो बियर एग्रीमेंट में लिखा था, जब उनका एक एग्रीमेंट हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, कि अगर ये जॉब वर्कर ने बियर करने थे स्मॉल स्टिक्स और जग फैक्ट, और उसने और बियर किसने कर लिए? प्रिंसिपल ने. सप्लायर का जो भी एक्सपेंस रिसिपिएंट बियर कर लेता है, देन इट विल बी एडेड इन द वैल्यू. ओके, तो ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा. ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उस पर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा अगर ये ड्यूटी किसकी थी, अगर ये लाइबिलिटी किसकी थी इसको सप्लाई करने की? प्रिंसिपल की थी. और सॉरी, प्रिंसिपल की नहीं, सॉरी, जॉब वर्कर की थी, सप्लायर की थी, तो ही ये ऐड होगा. अगर जॉब वर्कर की थी तो ही ये ऐड होगा, अगर वो पहले जॉब वर्क सर्विस में ऐड नहीं हुआ पड़ेगा. इट इज इम्पॉसिबल टू एलोकेट, यू कैन यूज दोस इन फ्यूचर गुड्स आल्सो. नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. मैं कह रही हूँ ये टूल्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर, इसकी एक फिक्स्ड एक लाइफ होती है, एक इनकी स्पैन ऑफ लाइफ होती है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बाइफ्रिगेट. ओके, ये एक्साइज के रीजन में भी ऐड कराता था एक्साइज ड्यूटी लेने के लिए, इसलिए इसके ऊपर डिबेटेबल है कि ये जीएसटी में इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं, राइट? तो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या नेचर है, ये प्रोवाइड किसने करना था. अगर जॉब वर्कर ने प्रोवाइड करना था तो ये ऐड होगा. अगर ये जॉब वर्कर नहीं, प्रिंसिपल के गुड्स ही माने जा रहे थे, प्रिंसिपल उसी को गुड्स मान रहा था कि उसकी ड्यूटी नहीं है, प्रिंसिपल ही प्रोवाइड करेगा, तो ये ऐड नहीं होगा, राइट? वंस अ मिनट.
यस, अगर एग्रीमेंट में लिखा है प्रिंसिपल बियर करेगा तो ये ऐड नहीं होगा. लेट्स प्रोसीड. Treatment of waste scraps generated in the process of job work can be. ये क्या है, अगर वेस्ट और स्क्रैप हो जाता है, जैसे ये कुछ पर क्या होता है 1000 केजी भेजा, उसमें से 10 केजी या कुछ मतलब अगर बात करें 1 केजी तो स्क्रैप होना ही होना है. तो ये जो है ये रजिस्टर, पहले जो हम बात कर रहे थे, जो हम उसकी बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल प्लेस से गुड्स सेल करने की बात कर रहे थे, तो वो प्रिंसिपल की सप्लाई माना जाता था. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्ट स्क्रैप जो भी जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ जॉब वर्कर कैन बी सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर. ये सप्लाई भी किसकी है? रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की सप्लाई. सप्लाइड, वो सप्लाई डायरेक्टली कर सकता है रजिस्टर्ड जॉब वर्कर फ्रॉम हिज प्लेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. लेकिन इसके लिए पहली कंडीशन क्या है? वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए. इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड, इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड, तो ये वैसे कहीं लॉ में नहीं लिखा. सेकंड जो मेरा है सर्कुलर नंबर 38 में ये कहा गया है कि इस पे भी वो वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल है. प्रिंसिपल अगर उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस दिखा देता है तो प्रिंसिपल सप्लाई कर देगा, या फिर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल वेस्ट और स्क्रैप को वापस मंगवाएगा और प्रिंसिपल सेल करेगा. अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो उसे क्या करेगा? जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो ही कैन सप्लाई देमसेल्फ. ओके, वो जॉब वर्कर खुद से सप्लाई कर सकता है. हम आगे चलते हैं. राइट, अब बात आती है, अभी तक हमने क्या कहा? अभी तक हमने सिर्फ उसकी बात करी कि जब विद इन अ लिमिट आपके गुड्स आ जाते हैं, जब विद इन अ लिमिट अगर गुड्स आ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो वो ना उसके ऊपर हम ना उसके ऊपर हम टैक्स देंगे, ना हमारा कोई दिक्कत. अब ठीक है, यहाँ पे विदाउट टैक्स वो ब्रिंग बैक हो जाते हैं. राइट, तब तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब प्रॉब्लम कब आती है? जब वो वापस नहीं आते विद इन स्पेसिफाइड पीरियड. मींस या तो इनपुट जो है 1 ईयर और एक्सटेंशन है तो 2 ईयर में वापस नहीं आता. कैपिटल गुड्स 3 ईयर और 2 ईयर एक्सटेंशन है तो 5 ईयर में वापस नहीं आता. राइट, और या फिर वो सप्लाई भी नहीं होते. अब जॉब वर्कर के प्लेस पे वो 2 साल में इनपुट जो है वो 2 साल में, अगर एक्सटेंशन मिल गई है तो 2 साल में, अदरवाइज 1 साल में. कैपिटल गुड्स 3 ईयर में, अगर एक्सटेंशन मिल गई है तो 5 ईयर में. अगर वो सप्लाई नहीं होते तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस नाउ? और अगर इंटीमेशन नहीं देता, अभी ये बाद में क्लियर करूंगी, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा. क्या मान लिया जाएगा? ये डीम्ड सप्लाई. व्हेन इट विल बी डीम्ड सप्लाई? ऑन दैट डेट जब प्रिंसिपल ने इसे ओरिजिनली सेंड किया था, उस डेट की सप्लाई मान लिया जाएगा. ये उस डेट की ये सप्लाई मान लिया जाएगा. अगर ये 3 साल और 2 साल और मतलब कैपिटल गुड्स अगर हमारे 5 साल में सेल नहीं होते जॉब वर्कर के प्लेस पे, या फिर वापस नहीं आते प्रिंसिपल को, तो ये हमारा डीम्ड सप्लाई. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, डीम्ड सप्लाई. अब हम इसके प्रोसीजर पे बात करते हैं. जो मेरा स्टार नंबर 4 है वो प्रोसीजर पे बात करते हैं. मैडम, इफ प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू जॉब वर्क, इफ प्रिंसिपल सेंड deemed supply from the date of issue. Yes, deemed supply कब मान लिया जाएगा? जब ओरिजिनली सेंड. सेक्शन नंबर 19 में एक चीज और लिखी है, that the चालान will be treated as an invoice. चालान क्या मान लिया जाएगा? इनवॉइस मान लिया जाएगा. और वो डीम्ड सप्लाई ये सेक्शन नंबर 19 में लिखी है. लेकिन इसका प्रोसीजर एक सर्कुलर में आया है. वो प्रोसीजर देखते हैं क्या आया है. प्रोसीजर हमारा पॉइंट नंबर 4 है. प्रोसीजर व्हेन सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर टर्म्ड एज डीम्ड सप्लाई. तो हमारा क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल को अब क्या है, मैं एक बात बताऊं कि डीम्ड सप्लाई मान लिया गया उसी डेट को. अब लेकिन क्या, जब डीम्ड सप्लाई मान लिया गया, वो चालान को इनवॉइस मान लिया गया, तो जॉब वर्कर को तो आईटीसी अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं. इसके लिए एक इट्स बेटर टू द रेज इनवॉइस. अब ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया, कोई हम अपने तरीके से नहीं बोल रहे कि ये हमारी एक मतलब प्लानिंग है. It's not planning. Circular clarifies that principal shall issue invoice on the expiry of 1 year plus 1 year if extended. अगर extend हो गया, और 3 year plus 2 year if extended in case of capital goods. तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. किसको? जॉब वर्कर को एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उसे. और ये डिक्लेयर कहाँ करना पड़ेगा? इस इनवॉइस को जीएसटी रिटर्न के अंदर. कब की जीएसटी रिटर्न के अंदर? जिस मंथ के अंदर ये 2 ईयर, अगर 1 ईयर है, अगर 2 ईयर है, जो भी अगर एक्सटेंड हो गई है, जब ये टाइम पीरियड
जो है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, उस मंथ की जीएसटी रिटर्न के अंदर ये इनवॉइस आप अपनी GSTR 1 के अंदर और GSTR 3B के अंदर लेना पड़ेगा आपको, राइट। अब एक और चीज, अब यहाँ पे बात करें, ये सप्लाई हमारी कब की मानी गई थी? जब ओरिजिनली गुड्स सेंड हुए थे फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। जब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को ओरिजिनली गुड्स सेंड हुए थे तब की सप्लाई मानी गई थी। अब गवर्नमेंट क्या नहीं छोड़ेगी इसके ऊपर? इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगी, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग बैक द गुड्स फ्रॉम द जॉब वर्कर इज ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि वापस गुड्स को लाना प्रिंसिपल की ड्यूटी है, तो वो गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगी। इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा 18% से, जो भी हमारा रेट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन में 18 ही है। तो जीएसटी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट व्हेन द गुड्स वर ओरिजिनली सेंट टू जॉब वर्कर। तो गवर्नमेंट को उसे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है, प्रिंसिपल ने इनवॉइस रेज कर दिया, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो क्या वो आईटीसी ले पाएगा? यस, ले पाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, क्या वो आईटीसी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल को ये लॉस है। अभी बताती हूँ कैसे। प्रिंसिपल को ही लॉस है अगर वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, उसको कॉस्ट पड़ जाएगी ये। अब जब जॉब वर्कर रिटर्न गुड्स करेगा, अब हम बात कर रहे हैं जब जॉब वर्कर गुड्स रिटर्न करेगा, बेटा इनवॉइस की डेट, जो आपका क्वेश्चन सही है, ये जो इनवॉइस रेज किया जाएगा उसी मंथ में रेज किया जाएगा। इनवॉइस की डेट जिस मंथ में ये टाइम पीरियड 1 ईयर और 3 ईयर एक्सपायर होगी, उसी मंथ का इनवॉइस होगा, तभी तो वो जॉब वर्कर आईटीसी ले पाएगा, तभी तो ये प्रोविजन आया। अगर चलान वाले ही हम डेट लेंगे तो आप इनवॉइस चढ़ा ही नहीं पाएंगे रिटर्न्स पे, राइट। तो हम बात करते हैं, अगर ये जॉब वर्कर रिटर्न गुड्स करेगा, अब ये गुड्स रिटर्न कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी जॉब वर्कर जो प्रिंसिपल को रिटर्न करेगा। अब बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, अब ध्यान से देखना बेटा, क्या इस पे अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी देगा जॉब वर्कर, और जॉब वर्कर जीएसटी देगा, प्रिंसिपल उसका आईटीसी ले आएगा। प्रिंसिपल को कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। किसका लॉस हुआ? सिर्फ इंटरेस्ट का, राइट। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अब दो क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन उठते हैं, या तो जॉब वर्कर विद इन स्टेट है या जॉब वर्कर आउटसाइड स्टेट है। अगर जॉब वर्कर विद इन स्टेट है, जॉब वर्कर अगर विद इन स्टेट है, अगर प्रिंसिपल की ही स्टेट में जॉब वर्कर है तो जीएसटी लगेगा। जॉब वर्कर तो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नहीं लगा के बिल रेज कर सकता। इनवॉइस जो इशू करेगा जॉब वर्कर सप्लाई ऑफ गुड्स का करेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स का जो जॉब वर्कर इनवॉइस रेज करेगा वो उस पे जीएसटी नहीं लगा सकता। अब आउटसाइड स्टेट है, अगर प्रिंसिपल जो हमारा कहाँ बैठा था? दिल्ली में, जॉब वर्कर हमारा बैठा था महाराष्ट्र, जॉब वर्कर हमारा बैठा था महाराष्ट्र स्टेट में, तो क्या आउटसाइड स्टेट में क्या वो उसको जीएसटी लगाना पड़ेगा? उसको जीएसटी लगाना पड़ेगा, जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं लगा सकता। बट अगर वो नहीं लगाएगा तो वो सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। क्यों? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में पड़ा है, जो नोटिफिकेशन नंबर 10 2017 आईजीएसटी में जो मैंने ये बोला था 20 लाख और 10 लाख और 40 लाख व्हाटएवर में भी, वो एप्लीकेबल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पे है। वो नोटिफिकेशन सप्लाई ऑफ गुड्स पे नहीं है। तो गुड्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ही वो दूसरी स्टेट के अंदर बैठे हुए प्रिंसिपल को सप्लाई कर सकता है। होप यू गेट माय पॉइंट। इज देयर एनी क्वेरी? एक बार मैं देख लूं, क्योंकि वरना बाद में लेनी मैडम। इफ 2 ईयर देन 2 into एक वेट अ मिनट, while sending goods for job worker we have to make e-way bill. yes, e-way bill तो देखो, e-way bill है, e-way bill पे मैं आ रही हूँ, एक ही बार उसे लूंगी, साथ साथ कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। e-way bill अगर इंटरस्टेट है तो विदाउट एनी लिमिट आपको e-way bill बनाना ही बनाना है, कोई लिमिट नहीं देखनी, वो कंसाइनमेंट 50,000 से ज्यादा है कि नहीं। that the what amount we should enter in a e-way bill. Please explain the last point. मैम ये रिपीट कर दो आईटीसी वाला। ओके, हाउ विल गवर्नमेंट कंफर्म व्हाट गुड्स आर रिटर्न टू प्रिंसिपल और नॉट? यस, आईटीसी 04 से अभी हम बात करेंगे। आईटीसी 04 से कंफर्म हो जाएगा क्या गुड्स 1 ईयर में आया या नहीं है। जॉब वर्कर चार्जेस का आईटीसी अलग से होगा या गुड्स के साथ? नहीं, जॉब वर्क चार्जेस का आईटीसी बीच में ही हो जाएगा, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा वो।
जॉब वर्क चार्जेस का इनवॉइस अलग से होगा या गुड्स के साथ? गुड्स के साथ ही, क्योंकि वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो खत्म ही हो गई, अब तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? जो गुड्स की वैल्यू थी प्लस जो गुड्स की वैल्यू प्रिंसिपल ने लगा के भेजी थी प्लस जितने उसके चार्जेस थे, राइट? रिपीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स टू प्रिंसिपल। ओके, व्हाई अनरजिस्टर्ड विल इंपोज जीएसटी। ओके फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ, बैक चलते हैं हम, थोड़ा सा बैक चलते हैं। राइट राइट राइट, अगेन लिसन केयरफुली, यहां तक क्लियर है? देखिए, गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? जब वो डीम्ड सप्लाई माना गया तो प्रिंसिपल को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। किस मंथ का इनवॉइस होएगा? उसी मंथ का जिस मंथ का वो हमारी टाइम पीरियड एक्सपायर हो रही है, उसी रिटर्नों में उसे दिखाना पड़ेगा। और जीएसटी कैसे पे करना पड़ेगा? जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा? फ्रॉम द गुड्स वर ओरिजिनली सेंट टू जॉब वर्कर, जीएसटी प्लस इंटरेस्ट। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा, इस इनवॉइस पे वो क्रेडिट ले लेगा, इन इनवॉइस पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। अगर अनरजिस्टर्ड होगा, उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न गुड्स करेगा जॉब वर्कर, अब ध्यान से सुनो, ये रिपीट करने को कह रहे थे, जॉब वर्कर अगर रिटर्न गुड्स करेगा तो वो क्या माना जाएगा? अब सप्लाई ऑफ सर्विस तो खत्म, क्योंकि उसके पास तो परचेज आ गई गुड्स की, तो उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स माना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड है तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी वो सप्लाई करता है तो उसके ऊपर टैक्स देना है, तो जॉब वर्कर को टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी। अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है, विद इन अ स्टेट है, तो विद इन अ स्टेट है, उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो भी 20 लाख और 10 लाख से कम है, तो उसको जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, तो उसे जीएसटी, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है तो उसे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर वो आउटसाइड स्टेट है, क्या आउटसाइड स्टेट वाला पर्सन, क्या एक स्टेट में बैठा हुआ सप्लायर ही बताओ मुझे, क्या वो दूसरी स्टेट में गुड्स को सप्लाई कर सकता है विदाउट जीएसटी? या मतलब उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है? नहीं, उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है ना बेटा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, राइट? वो नहीं कर सकता। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, नहीं वो नहीं कर सकता बिना जीएसटी के, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना उसमें जरूरी है। ठीक है, चले आगे। मैम, इफ गुड्स सेंड के टाइम जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड था एंड टाइम एक्सपायर से 2 मंथ पहले रजिस्टर्ड हो गया तो भी उसे उन इनपुट, यस, अगर वो रजिस्टर्ड हो गया तो भी उसे इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो इनवॉइस रेज हो गया, मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो चलो आगे चलते हैं, छूट जाएगा आपका। देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स के बारे में बता देना। वैल्यू ऑफ गुड्स के बारे में, वैल्यू ऑफ गुड्स बेटा वही रहेगी। देखो, जो प्रिंसिपल ने गुड्स बेचे, जो चालान पे वैल्यू थी वो तो गुड्स की वैल्यू है। अब जितने जॉब वर्कर ने अपने चार्जेस लगाए, वो वैल्यू दोनों ऐड करके वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू हो जाएगी, जो आप पूछ रहे थे बार बार। इस केस में वैल्यू ऑफ गुड्स वही हो जाएगी जो उसके चार्जेस हैं और जो वो हैं, राइट? मैं आगे चल रही हूँ। बेटा, ई कॉमर्स वाला कहाँ से आ गया? ई कॉमर्स के अंदर तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ई कॉमर्स में सर्विस नहीं। अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ आपके। चलिए आगे चलिए, मेरा टॉपिक छूट जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद द प्रिंसिपल। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? उसको चालान इशू करना है फॉर सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर। प्रिंसिपल को चालान इशू करना है, ये मैं बता चुकी। ई वे बिल इशू करना है। ई वे बिल रिक्वायर्ड कब है? ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट के लिए डिबेटेबल है कि वो लिमिट जो है 50,000 वाली वो एप्लीकेबल है इंट्रा स्टेट में, और इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए बेशक उसने 10,000 के गुड्स क्यों ना भेजे हो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को, तो भी उसे ई वे बिल बनाना है, राइट? फाइंड द, अभी मैंने एक शुरू में जो स्लाइड में बात करी थी, उस शुरू की स्लाइड में मैंने बात करी थी गुड्स सेंड किए जाएंगे अंडर इंटीमेशन। व्हाट इज इंटीमेशन? इंटीमेशन तो कहीं नहीं लिखा, तो क्या है इंटीमेशन? कोई लेटर देनी है, क्या करना है? तो सर्कुलर नंबर 38 क्लैरिफाई करता है, जो एक फॉर्म ITC 04 फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ ITC 04 का जो फॉर्म भरना है वो कब भरना है? क्वार्टर के 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। क्वार्टर के अगले मंथ के 25 तारीख को उसे क्वार्टरली एक फॉर्म ITC 0 भरना है। इसको क्या माना जाएगा? इंटीमेशन माना जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर ये इंटीमेशन फाइल नहीं करी
तो उसने सेक्शन 143 की कंडीशन ब्रेक कर दी, तो भी क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, वो सप्लाई माना जाएगा। मतलब आईटीसी 04 फाइल करना भी प्रिंसिपल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चालान इशू करना, जितना गुड्स को वापस लाना। ओके, आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अब जो बुक्स बनानी है, जो इनपुट गया वापस आया, इनपुट कैपिटल गुड्स, क्योंकि बिकॉज ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, देयर इज अ नंबर ऑफ चालान, समटाइम्स 10,000 20,000 एक प्रिंसिपल की बड़ी इंडस्ट्रीज के चालान हो जाते हैं। तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। Declare the premises of job worker as additional place of business in case of supplying goods from unregistered job worker place। बात कर दी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके प्लेस से हम सीधा सप्लाई कर सकते हैं, हमें एडिशनल प्लेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने और वाली पॉइंट्स किए थे। और अगर वो हमारा अनरजिस्टर्ड है तो हम उसके प्लेस से, जॉब वर्कर के प्लेस से तभी सप्लाई कर सकते हैं जब हम उसे एडिशनल प्लेस देखेंगे। मैम Information relating to चालान नंबर shall be provided in GSTR 1 टेबल 13। ये याद रखना। देखो चालान जो है हमें कहीं पे भी GSTR 1 में उसकी डिटेल नहीं देनी होती, गुड्स इतने गए, वैल्यू इतने गए, वो हमें कहाँ देनी है? ITC 04 में। लेकिन GSTR 1 में टेबल नंबर 13 में हमें चालान नंबर देने हैं। 1 से लेके 20 तक चालान इस मंथ के हैं, फिर अगले मंथ के इतने हैं, राइट। ये भी ड्यूटी किसकी है? ये भी ड्यूटी प्रिंसिपल की है। ओके, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 4 थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता देते हैं, राइट। आईटीसी 04 फॉर द क्वार्टर, जब जुलाई 17 में जीएसटी आया तब से मार्च 19 तक के जीएसटीआर आईटीसी 04 को वेव कर दिया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 38 2019 डेटिंग 31 अगस्त 2019 में, तब उसे वेव कर दिया गया था। The detail of all the challans in respect of goods not received from the job worker as on। अब क्या हुआ, ये तो वेव हो गया, इस पीरियड का आपको आईटीसी भरना जरूरी नहीं है। अब ये वेव हो गया तो जो माल आप कह रहे थे ना गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को इससे पता चलेगा जो चालान आपके गए ई वे बिल से ट्रैक हो जाएगा, राइट। जो चालान आपके गए जुलाई 17 के बाद गए लेकिन वो मार्च 19 तक वापस नहीं आए, उस चालान को आपने जब से जीएसटी आईटीसी 04 भरना कंपलसरी हो गया है, अप्रैल से लेके जून 19 वाला फर्स्ट क्वार्टर का, हर क्वार्टर का कब जाएगा? 25th ऑफ द सेकेंड, जो भी उसके बाद सक्सीडिंग मंथ होगा क्वार्टर का, उसकी 25th को। उसके अंदर जितने भी चालान, अगर हमारे जितने भी गुड्स जो उस चालान पे वापस नहीं आए तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ डिक्लेयर करके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 ईयर वाला, 1920 ईयर वाले जो अभी प्रेजेंटली फाइल हो रहे हैं, उसके अंदर आपको चालान की सारी डिटेल देनी पड़ेगी जो चालान वापस नहीं आए, राइट। आईटीसी 04 ऑफ जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। अभी ये कोविड के कारण, कोरोना वायरस और ये कोविड इस पेंडेमिक में हमारी ये जो नोटिफिकेशन आई है उसमें इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जनवरी से मार्च 20 वाले और अप्रैल से जून को 31 अगस्त कर दी गई है। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीसी, मैं दोबारा बता रही हूँ, सर्कुलर नंबर 38 में, कहीं पे भी आपको रूल सेक्शन में नहीं मिलेगा, सर्कुलर नंबर 38 में बोला गया है नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीसी 04 को नॉन फाइलिंग ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के अंदर नॉन फाइलिंग ऑफ इंटीमेशन माना जाएगा। मोड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीसी 04 क्या है? या तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं या उसे ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके फाइल कर सकते हैं। ये इसके टेबल्स हैं, राइट, सीधा टेबल्स। बेटा चालान जिनके पास सॉफ्टवेयर होता है मैनुअली भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। अभी मैं क्वेरी नहीं ले रही क्योंकि क्वेरी कुछ खास मुझे लग नहीं रही है। ये टेबल्स है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 की।
ये टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4 में हमें कौन से चालान मतलब ये क्या है, जस्ट एक डाटा फीडिंग है। इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर, सेंड फॉर जॉब वर्क के लिए इंक्लूडिंग इनपुट एंड सेंड टू अ प्लेस ऑफ बिजनेस। जो डायरेक्टली सेंड करे, यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा हुआ है, जो डायरेक्टली हमारे जॉब वर्कर के पास चले गए वो वाले चालान भी हमें यहाँ पे पंच करने हैं, और जो हमने यहाँ से गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा वो भी हमें यहाँ पंच करने हैं टेबल नंबर 4 में। इसमें हमें उसकी वैल्यू भी बतानी है, इसमें हमें उन पे टैक्स रेट भी बताना है। आप जब इसको खोलोगे ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके, फर्स्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, जब भी आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पे हमें चालान नंबर और सब जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा वो फीड करना पड़ेगा चालान वाइज, ठीक है, राइट। सेकंड है 5A। 5A टेबल के अंदर क्या है, डिटेल ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर टू हुम सच गुड्स वर सेंट फॉर जॉब वर्क एंड लॉसेस। अब ये कौन से जॉब वर्कर की बात है, ये जॉब वर्कर जिसको आपने गुड्स भेजे, फर्स्टली भेजे, ठीक है, जॉब वर्कर 2 की बात नहीं करी, जॉब वर्कर 1 को भेजे और उसी ने आपको वापस भेजे। तो वहां पे जितना, फॉर एग्जांपल 10,000 किलो आपने कोई सामान भेजा था, उसके ऊपर उसने प्रोडक्ट बना दिए, उसमें से उसका 100 kg का लॉस हो गया, तो वो लॉस भी यहाँ पे फिल करना है, राइट। तो उससे आया डिटेल ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर अदर देन। अब यहाँ जॉब वर्कर 2 की बात हो रही है, जॉब वर्कर 2 की डिटेल को कहाँ पंच करना है, 5B में, ठीक है। तो और यहाँ पे भी लॉसेस और वेस्ट, अगर डायरेक्टली सेल हुए, डायरेक्टली सेल हुआ हमारा, डायरेक्टली सेल हमारे गुड्स हो गए, डायरेक्टली सेल हमारी गुड्स हो गए, तो उसकी डिटेल कहाँ जानी है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी जाना है, वहां पे जॉब वर्क ऑन ज्यादातर केसेस में आपका ओरिजिनल चालान नंबर माना जाएगा, मतलब मांगा जाएगा इसमें। जब वो फ्रेश चालान पे वापस दे रहे हैं वहां पे आपको फ्रेश चालान देने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो है डिटेल ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर एंड सब्सिक्वेंटली सप्लाइड टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर। और जॉब वर्कर के प्लेस से आप सेल कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट, दिस इज प्रैक्टिकली ओके। अब थोड़े से टेक्निकल इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग कर लेते हैं। थोड़े से टेक्निकली हम एडवांस रूलिंग कर लेते हैं। वेदर द एक्टिविटी ऑफ रिपेयर इज जॉब वर्क, क्या रिपेयर करवाना, ये तो मैंने बात नहीं करी, हमने बात करा एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस इज अ वाइडर स्कोप इन जीएसटी। एज पर लॉ को अगर देखें तो रिपेयर हमारा जॉब वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, पर इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग आई हुई है। आलोक भानुका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आलोक भानुका वेस्ट बंगाल की एक एडवांस रूलिंग है। इसमें क्या गया, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स, वो ट्रांसफार्मर भेजता था ऑन्ड बाय अनदर पर्सन इज नॉट जॉब वर्क, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई दैट द गुड्स एंड सर्विस आर सेपरेटली चार्ज्ड। मतलब ये हमारी कंपोजिट सप्लाई है, उसने रिपेयर को अलग क्लासिफाई किया। ये एडवांस रूलिंग कहती है कि ये हमारा जॉब वर्क नहीं है। मैम इन केस इफ वी सेंड द एनी गुड्स आउट टू द इंडिया फॉर जॉब वर्क पर्पस, राइट। आगे बात करते हैं वेदर जॉब वर्क कवर्स मैन्युफैक्चरिंग। जॉब वर्क क्या मैन्युफैक्चरिंग को कवर करती है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस में क्या मैन्युफैक्चरिंग कवर है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। फिर भी मैं थोड़ा सा, एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की एक एडवांस रूलिंग आई, एआर होती है एडवांस सॉरी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो फर्स्ट क्या हुआ, ये क्या करता था, जेएसडब्ल्यू एक एनर्जी लिमिटेड थी, एक जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, ये दोनों सिस्टर कंसर्न एक ही थी। एक जना क्या करता था, कोल बनाता था। जो जेएसडब्ल्यू हमारी स्टील लिमिटेड थी वो स्टील बनाती थी और उसको रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होती थी। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने क्या करती, कोल जो है वो जॉब वर्क के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड को भेज दिया। उसने उस कोल से क्या बनाया, उसने उस कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई और जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया, उस इलेक्ट्रिसिटी को, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज नेचर ऑफ कोल एंड जो अगर हम बात करें प्रोडक्ट इज टोटली चेंज।
तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग JSW एनर्जी लिमिटेड ने जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जब वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गया तो उसने क्या कहा 5 मार्च 2018 को, तो उसने कहा इट इज अ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ये नहीं कह सकते किस पे एप्लीकेबल होती है, उसी पर्सन पे, बट हम इसको अपने कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ले लेते हैं कि उसने पहले कहा ये तो मैन्युफैक्चर है, इट्स नॉट अ जॉब वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर इज नॉट कवर्ड इन जॉब वर्क। उसके बाद क्या हुआ, रेवेन्यू के फेवर में ये ट्रांजेक्शन चली गई कि जॉब वर्कर नहीं, जॉब वर्क नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू हो गई ये सब GST पे करके ही कॉल सप्लाई होगा, और जो वापस आएगी इलेक्ट्रिसिटी वो भी हमारी GST पे होगा उसके पास। अब रेवेन्यू के फेवर में चली गई। अब जो क्या हुआ, जब वो विन करा तो वो एपलेट अथॉरिटी के पास गया। एपलेट अथॉरिटी ने क्या कहा, नहीं, जॉब वर्क कवर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी हम पढ़ चुके हैं सारी रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। वो मैन्युफैक्चर जॉब वर्क जो है वो मैन्युफैक्चर को भी कवर करता है, इसने ये चीज तो क्लियर कर दी। बट इसने क्या कहा, ये जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ये इलेक्ट्रिसिटी जॉब वर्क नहीं है, ये प्रोसेस जॉब वर्क नहीं है। किस बेसिस पे कहा, अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक यूटिलिटी, एक हमारा क्या होता है ग्रिड होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, वो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो हमारी MS, इसका नाम था, राइट, आई विल टेल यू, MSEDCL, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पे जाती थी, उनके ग्रिड पे जाती थी। उस ग्रिड से ये JSW हमारी जो स्टील लिमिटेड है उसके पास आती थी। इस बेसिस पे ये जॉब वर्क नहीं है, क्योंकि इसमें 3 पार्टी हो गई। जो डेफिनेशन में लिखा है जॉब वर्क में, उसमें 2 पार्टी की बात करी है, जो हमने भी बात करी, प्रिंसिपल और जॉब वर्क। एपलेट अथॉरिटी ने क्या किया, इसको कहा ये प्रोसेस जॉब वर्क नहीं है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंक्लूड थर्ड पार्टी करता है, और प्लस मैंने कहा ना जॉब वर्क कैन यूज इट्स ऑन गुड्स, तो इसने गुड्स जो यूज किए, कोल तो वहां से आया, इसने एयर और वाटर का, जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू भी बहुत बड़ी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कंसिडरेबल अमाउंट और वैल्यूम और कॉस्ट में, इसने वो यूज करा, इसलिए भी ये जॉब वर्क नहीं है। और ये ब्रिंग बैक भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कंट्रोल किसका आ गया, इसके अंदर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का कंट्रोल आ गया, इसलिए ये वापस भी नहीं आए, इसलिए मैं इसको ये जॉब वर्क नहीं मानता। एपलेट अथॉरिटी ने भी कर दिया। अब फिर भी जो JSW एनर्जी लिमिटेड थी उसके ऊपर बहुत लाइबिलिटी पड़ रही थी GST की, वो फिर भी नहीं रुका, वो उसने क्या किया, हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। हाई कोर्ट ने क्या कहा, रिमांड बैक कर दिया और डायरेक्टेड टू रिकंसीडर द अपील। उसने कहा जो एडिशनल सबमिशन जो एप्लेंट ने जो भी ये फाइल लगाता है उसने जो एडिशनल सबमिशन दिया है उसे वापस कंसीडर करते हुए इसने वापस AAAR को दे दिया, इसने एपलेट अथॉरिटी को दे दिया। जब उसने उसको दोबारा स्टडी किया, इसमें बहुत सारे केस लॉज वगैरह भी रखे गए, तो क्या डिसीजन लिया गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल विल बी कंसीडर्ड एज जॉब वर्क। अब ये जॉब वर्क माना गया, राइट। तो ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैन्युफैक्चर जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है, यस करता है। वेदर द एक्टिविटी whether the activity of job work can be done at principal, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कई बार क्या होता है, जॉब वर्कर के प्लेस पे माल नहीं जाता, प्रिंसिपल अपनी फैक्ट्री में ही बैठा है, वो जॉब वर्कर को बुलाता है, वहीं पे जॉब वर्क कराता है, बट वो गुड्स और वो अपने जॉब वर्क चार्जेस का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम देता है। वो क्या वो जॉब वर्क है? कहाँ मतलब कहीं डेफिनेशन में तो ये लिखा ही नहीं कि कहाँ माल, मतलब ये है माल जाना चाहिए चलान के साथ, बट इट इज कवर्ड इन द जॉब वर्क डेफिनेशन। इसमें भी प्रिंसिपल और जॉब वर्क 2 हैं और वो कवर कर रहे हैं। एक ये जॉब वर्क प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल, जॉब वर्क ये क्लैरिफाइड FAQ में है, मैं फिर भी बता रही हूँ, जॉब वर्क प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल गुड्स पर, और when the sender is a person other than registered person, non exempted goods और उस पे जो है वो जॉब वर्क प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारा FAQ में कवर है। now my session is over, now you can take your queries, you can take your query. okay, it's okay बच्चों, हो सकता है मैंने काफी एडवांस रूलिंग काफी एडवांस ले ली, बट इट्स ओके। आप बताइए बेटा कि किसी की कोई क्वेरी है अनक्लियर तो यू कैन टेक। हाउ वाज द सेशन, सबको समझ आया? प्रिंसिपल की स्लाइड शो कर देती हूँ मैम। ITC ग्रेट, थैंक्स यू, थैंक्स अ लॉट।
बेटा ये थैंक्स वाले एक बार बंद करो, कोई मेन क्वेरी भी ITC 7 वाला स्लाइड, ITC 04 बेटा 7 वाला नहीं है वो। बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, देन टोटल, अरे स्क्रीन रुकती नहीं, रुक तो जाओ, रुको। मैं अभी 2 मिनट, नो वन, रुको, पहले मुझे पहले वाली क्वेरीज। मैम मैं लेट हो गया पर एक एंड तक सब समझ आ गया। मैम PDF सेंड कर देना। मैम इफ पॉसिबल काइंडली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ FRC इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट आता है, ये इससे क्लियर नहीं है क्योंकि फॉरेक्स आनी जरूरी होती है। बढ़िया रहा मैम, मैम मैं लेट, यू फ्रॉम फरीदाबाद, या बेटा आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। गुड वन सेशन, क्वेरी नहीं मिल रही मुझे मैम, ओवरऑल इज गुड सेशन। ITC 04 है, ITC 7 नहीं है, मैं स्लाइड शो कर देती हूँ। मैम if principal job work 1 then total time provided to principal will be 1 year और 1 year for job work और 1 year for, नहीं बेटा टोटल टाइम पीरियड, अगर इनकी क्वेरी है कि जॉब वर्कर 1 और जॉब वर्कर 2 को भेजा, तो जॉब वर्कर 2 से विद इन 1 ईयर, जब ओरिजिनली हमने जॉब वर्कर 1 को भेजा, टोटल पीरियड 1 ईयर में ही वापस आ जाना चाहिए। लकी कलवानी जी प्लीज लिसन, पूरा टाइम पीरियड जॉब वर्कर 2 से जब तक आ जाना चाहिए वो 1 ईयर ही है, राइट? एक्सटेंशन है 1 ईयर की, अलग बात है। मैम कैन यू प्लीज री एक्सप्लेन हाउ 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व? बेटा 3 पार्टीज ऐसे इन्वॉल्व थी कि उन्होंने ग्रिड पे डाली थी, मतलब जॉब वर्कर सीधा वापस नहीं, जॉब वर्कर 1-2 को हम एक ही पार्टी ले रहे हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है, तो उसके थ्रू वो वापस आ रही थी चेन से, राइट? इलेक्ट्रिसिटी सीधा जॉब वर्कर से वापस नहीं आ रही थी, इसलिए तीसरी पार्टी पे एक उन्होंने बेस बनाया इस एडवांस रूलिंग को डिसाइड। इज इट पॉसिबल टू समराइज द सेशन? या बेटा अगर इसको हम समराइज करते हैं तो पहले हम बात कर चुके हैं कि इनिशियली जो जॉब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजेगा वो चालान पे माल भेजेगा, तो ही वो ITC ले सकता है, उसके ऊपर सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है, बिल टू शिप टू के अंदर उसको ITC एलिजिबल रहेगा सेक्शन 19 में। और इसका ये है ब्रिंग बैक, वापस आ जाना चाहिए हमारा मटेरियल 1 ईयर के अंदर या 3 ईयर के अंदर। कैपिटल गुड्स एक्सटेंशन, इसके एक्सटेंशन करके 2 ईयर फॉर इनपुट, 5 ईयर फॉर कैपिटल गुड्स के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर वापस नहीं आता तो ये डीम्ड सप्लाई माना जाता है, और डीम्ड सप्लाई में इसको इनवॉइस रेज करना होता है प्रिंसिपल को, फिर जो जॉब वर्कर है उस पर क्रेडिट ले सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हो, राइट? और डायरेक्टली सेंड भी कर बिल टू शिप टू वाले। होप दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट ऑल द सेशन। आई थिंक देयर वाज नो क्लैरी। मैं ITC 04 वाली और चालान जनरेट के बारे में मैं बता देती हूँ, राइट? पब्लिकली ओके, ये ITC 04 वाली जो है, ये ITC 04 का वो है, और ये ITC 04 की कुछ लास्ट डेट है जो वेव हुई थी, और कहीं पे ITC 04 वेव हो गया था, राइट? ये ITC 04 वाली स्लाइड है, राइट? कैन आई कंक्लूड द सेशन? बेटा मुझे कोई क्वेरी, कुछ खास क्वेरीज मुझे नहीं लग रही हैं। यस जब आप गुड्स सेंड करते हैं जॉब वर्कर को तो ई-वे बिल बनाना है, और इंटर स्टेट के अंदर 50,000 से कम में ई-वे बिल आपको 50,000 के कम की भी उसमें बनाना ही बनाना है। ई-वे बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रहती है, बट जॉब वर्कर भी बना सकता है इनवर्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है, राइट? रिपेयर वाली एडवांस रूलिंग चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है।
नहीं, रिपेयर वाली तो ओके है। रिपेयर के अंदर ये बोला गया था कि क्या रिपेयर, वेदर द एक्टिविटी ऑफ रिपेयर, आपका फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल एसेट है, आपके पास कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, वो तो कैपिटल एसेट है, आप रिपेयर कराने के लिए भेज रहे हो वो कैपिटल एसेट को। अब क्या वो भी हमारा जॉब वर्क में कवर है? वो भी हमारा जॉब वर्क में कवर नहीं होता, क्योंकि अगर हम नॉर्मली जीएसटी लॉ को पढ़े तो एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑन द गुड्स बिलोंग्स टू अनदर पर्सन, तो वो हमारा जॉब वर्क है। तो इसके ऊपर एडवांस रूलिंग आलोक भानुका वालों ने फाइल करी, तो उन्होंने कहा रिपेयर जो है वो नहीं कवर है, बिकॉज रिपेयर जो है वो एक नॉर्मली नेचर नहीं चेंज करती है प्रोडक्ट की, वो कहीं पे भी वो नहीं है, वो एक तो उस रिपेयर जो है इस एडवांस रूलिंग के बेसिस पे हम उसे कवर नहीं करते हैं जॉब वर्क के अंदर। वरना अगर आप मोटर व्हीकल खराब हो गई, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप उसके लिए भी चालान इशू करेंगे, बट इट्स नॉट जॉब वर्क ना, और ये लॉजिकल भी है, राइट? यस बेटा, न्यू ई वे बिल जो बनाना है इसमें थोड़ा सा डिबेटेबल है। अगर आप उसी चलान पे भी बना दें दैट इज मोर इनफ, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करें तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके गुड्स वापस आ जाने चाहिए। बेटा चलान पीसमिल के अंदर चलान विल इशू, फ्रेश चलान इशू करता है जॉब वर्क। पीसमिल के अंदर छोटे, अब 1000 क्वांटिटी गई 100 में आ रही है, तो एक फ्रेश चलान इशू करेगा ना गुड सेंड करने के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, ओके, आई एम क्लोजिंग दिस। आई होप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। और एक चीज मैं ये बता देती हूँ कि ये जो जॉब वर्कर का प्रोविजंस है, ये रजिस्ट्रेशन मतलब प्रिंसिपल को ऑप्ट करना भी उसकी मर्जी है, ये मैं शायद पहले स्लाइड में आया था। ठीक है, ये सर्कुलर में क्लैरिफाई है, वरना वो परचेज वो जॉब वर्कर को ट्रांसफर बिल पे भी कर सकता है, इनवॉइस पे, और परचेज भी इनवॉइस पे कर सकता है। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट चिल्ड्रंस। Okay, thanks a lot. I hope. Okay, beta.